करियर कोच, तो उसका स्कोप क्या है और अगर कोई और बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है? करियर कोच भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ करियर कोच होते हैं स्पेशलिस्ट इन हेल्पिंग ओनली मिड लेवल मैनेजर्स एंड एक्सपीरियंस लेवल सीनियर प्रोफेशनल्स। कुछ होते हैं अर्ली प्रोफेशनल करियर कोचेस या अर्ली मेंटर्स, जो कि हेल्प करते हैं उन लोगों की जो फ्रेशर्स है, जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, बस जा रहे हैं अब कॉलेज से कॉर्पोरेट में अपनी पहली नौकरी में। रिज्यूमे कैसे बनाएं? दूसरा, रिज्यूमे बनाते टाइम हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोगों को लगता है मैं सुंदर बनाऊं अपना रेज्यूमे। रेज्यूमे सुंदर नहीं होना चाहिए, रेज्यूमे प्रोफेशनल होना चाहिए, रेज्यूमे में कंटेंट अच्छा होना चाहिए। एक अच्छे रेज्यूमे में और एक नॉर्मल रेज्यूमे में फ़र्क यही होता है कि एक अच्छे रेज्यूमे में वही इन्फॉर्मेशन होती है जो होनी चाहिए उसमें। हर जगह जब भी मैं जाती हूँ, मैंने इतना ओपनली बोला और मैं हर बार बोलती हूँ, मैं आज जो भी हूँ या जो भी कर पा रही हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। कई बार हम एक बड़ा सपना देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी को यूपीएससी करना है, किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को साइंटिस्ट होना, जो भी है, तो उसको वही एक एम लेके आगे बढ़ना चाहिए या उसके पास प्लान बी होना चाहिए? जब भी प्लान बी होता है, मुझे ऐसा लगता है आप प्लान ए को अपनी कंप्लीट शिद्दत और डेडिकेशन नहीं दे पाते हो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिम्मत भारद्वाज शो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं करियर को लेकर, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। और ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स भी लगातार परेशान रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को कौन सी फील्ड में भेजें, कौन सी स्ट्रीम दिलाएं, उनके लिए जॉब सही है, उनके लिए बिजनेस सही है। तो तमाम तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास है और इस मास्टर क्लास में हमारे साथ हैं वन एंड ओनली धैर्य गंगवानी, जिनको कई साल का एक्सपीरियंस है और धैर्य से हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। आपको रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, जब आप करियर चुनें तो प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारे मेरे सवाल थे और धैर्य ने एक से बढ़ के एक जवाब दिया है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद करियर से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। तो इस मास्टर क्लास को देखिए, इससे सीखिए और आगे बढ़िए। धैर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो पे। थैंक यू सो मच हिम्मत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। एंड जिस तरीके से हमारी शो से पहले इतनी सारी बातचीत हुई है और मुझे तो मतलब ट्रूली ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आप जैसे इंसानों से मिलने का मौका मिलता है। एंड आई थिंक इसलिए, जैसे कि हम बोल रहे थे कि पॉडकास्टिंग लोगों को लगता है सिर्फ बातचीत करने का ज़रिया है, पर बहुत सारे रिश्ते ऐसे बन जाते हैं फिर आगे जाके जो आपको बाद में पता चलते हैं। एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने मुझे एज अ गेस्ट अपने शो पे बुलाया। आज हम पहली बार मिल रहे हैं। हाँ जी। लेकिन मतलब लग नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। मुझे भी नहीं मतलब लग रहा। पहली बार में आप सिस्टर बन चुके हो। सेम यार, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। बस दिल्ली आते हैं तो दिल्ली का खाना, दिल्ली की शॉपिंग, हमें तो वही पसंद है। पर दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई है सर, इस बार थोड़ी गर्मी है, पर बाकी तो सब बहुत बढ़िया। अपने खाने पीने की याद दिला दी। अभी मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ और मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है कि अगले 3-4 महीने के अंदर, कमिटमेंट नहीं करा लेकिन मतलब 3-4 महीने के अंदर मुझे अपना वेट कम करना है। सर मैं भी डाइटिंग पे चल रही हूँ और मैंने भी ली हुई है। मैं पहली बार शायद बोल रही हूँ, तो भगवान करे कुछ असर दिखे अब 3-4 महीने में। अच्छा, आप एक करियर कोच हैं। हाँ जी। और करियर को लेकर बहुत सारे बच्चे भी परेशान रहते हैं, इवन हम भी रहते थे, इवन पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। तो पहले तो इसकी बात करते हैं कि वो परेशानी क्या है। दूसरा, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे करियर कोच बनना है, और इसी में अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो इसमें स्कोप क्या है? नहीं, बहुत मतलब रेलिवेंट क्वेश्चंस है हिम्मत जी। आई थिंक सबसे पहले आपने जो पूछा कि ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग, किसी भी एज ग्रुप में आप ले लो, बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी जो इंडस्ट्री में 10-15 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो कंफ्यूज नहीं है, और ऐसा भी नहीं है जो जस्ट कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं वो कंफ्यूज नहीं है। मैंने तो सब देख लिया है। 17 साल के हो आप या 40 साल के हो, एज से पहली बात तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। True. ये सबसे पहली चीज़ मैंने True. सीखी है।
ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी एज हो गई तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दूसरी चीज़ ये है कि कंफ्यूजन आता किन चीज़ों से है, तो मोस्टली मैंने देखी है 3 से 4 चीज़ें जो मेन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि जब आपने अपनी पहली जॉब या पहली चीज़ जो आप लाइफ में करना चाहते हो एज अ करियर आप सिलेक्ट करते हो, वो मोस्टली ज़्यादातर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बच्चे या लोग अंडर प्रेशर करते हैं। सही बात है। सिलेक्शन, और वो सिलेक्शन आगे जाके जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइफ में, उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो गलती हो गई। क्योंकि या तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देख के, कजन्स को देख के, फ्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस होके ये भी कर रहे हैं, हम भी कर लें, कर लिया है। सही बात है। या तो मम्मी पापा ने बोला हम चाहते हैं आप ये करो, मम्मी पापा की इज्जत रखने के लिए, उनकी इच्छा का ध्यान रखने के लिए, ठीक है मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, भले ही आपको पसंद नहीं आ रहा है, पर वो आप कब तक कर पाओगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल। फिर जब वो एक दिन रियलाइजेशन ब्लास्ट होता है, फूटता है जैसे बोलते हैं, फिर उनको ये पता चलता है क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं। या तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि एक्चुअल में आपको लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे आज करनी है, बट आप भी बताइए मुझे हिम्मत जी, अगर मैं गलत चीज़ बोल रही हूँ, आज आप जो इंसान हैं और जैसे आप सोचते हैं और आज से 2 साल पहले क्या वो सेम था? एकदम सेम नहीं, डिफरेंस है। करेक्ट। एंड आज से 1 साल बाद अगर मैं आपसे मिलूंगी, कुछ डिफरेंस और इवॉल्वमेंट होगी आप में। बिल्कुल। वैसे ही हम जब सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, लेट्स से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब लेनी है MNC में, ग्रेट, आपने एक डिसीजन ले लिया, आपने 2 साल वो अच्छे से किया भी, आप उसमें अच्छे भी हो, आपकी स्किल भी है, पर आपको फॉर सम रीज़न रियलाइज़ होने लगता है कि रोज़ के काम में और रोज़मर्रा में कि ये मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकती या कर सकता, ऐसी फीलिंग आ सकती है। और फिर आपको ऐसी इच्छा हो सकती है कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है या एक्सप्लोर करना है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी आप देखिए इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, रोज़ एक नया AI टूल आ रहा है, तो आपकी करियर चॉइसेस क्यों नहीं बदल सकती? अब उस ज़माने में तो हम है नहीं कि 30 साल एक ही चीज़ करेंगे। सही बात, सही तो बात। इन कुछ कारणों की वजह से ये होता है और उसको हम कन्फ्यूजन का नाम दे देते हैं, पर मुझे लगता है वो कन्फ्यूजन नहीं होती, वो रियलाइजेशन होती है। आपकी स्टेज में क्या था जब आप थे 11th-12th में थे? जब मैं 11th-12th में थी तो मुझे तो नहीं पता था मुझे क्या करना है। मेरे एक मेंटर थे, जब आप बता रहे थे आप मैथ्स में वीक थे, तो मैं टॉप करती थी हर सब्जेक्ट में एक्सेप्ट 1, मैथ्स। और 7th ग्रेड में मुझे आए थे 32 आउट ऑफ 80 मार्क्स का हमारा पेपर। हम दोनों यहाँ भी है ना मैच कर रहे हैं, 32, 33। हाँ, मैं 1 नंबर ही आ गया था। एंड 33 वाज पासिंग मार्क्स सर। हाँ। मैं 1 मार्क से फेल हो गई 7th ग्रेड में, लाइफ में पहली बार मैं फेल हुई थी। अच्छा। और मैथ्स में हुई थी। तो उसके बाद से मेरी और मैथ्स की थोड़ी वो दुश्मनी शुरू हो गई थी। पर फिर मुझे एक मेंटर मिले थे 9th ग्रेड में, क्योंकि 10th बोर्ड्स आने वाले थे, तो मम्मी बहुत चिंता में थी कि कैसे करेगी ये मैथ्स में, सारे सब्जेक्ट तो अच्छे से कर लेगी, एक की वजह से ऐसा ना हो कि क्लियर ही ना हो। तो मुझे मिले थे तब रोहित सरीन सर, जो विद्या मंदिर क्लासेस चलाते थे। उन्होंने मेरा मैथ्स का जो एक इक्वेशन और रिश्ता था पूरा बदला था, और तब फिर मुझे बोर्ड्स में ICSE बोर्ड्स में 92% आए थे मैथ्स में, जस्ट सोनली बिकॉज ऑफ हिम। पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ मैं। ठीक है। और फिर उन्होंने बोला जब 11th-12th में सिलेक्ट करना था क्या करें, मुझे तो डॉक्टर बनना था क्योंकि उसमें मैथ्स नहीं लगती। आपको बनना था डॉक्टर? ठीक है। क्योंकि मैथ्स नहीं लगती, सिर्फ ये रीज़न था और कुछ नहीं, कि बाकी सब तो मैं पढ़ लूँगी, मैथ्स इतना नहीं सीखना पड़ेगा, मेमोरी अच्छी थी मेरी हमेशा, तो मैं सोचा डॉक्टर बन जाऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको मैथ्स अब तो आती है, 92% आए हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते हो अब तो उन्होंने बोला नहीं आप इंजीनियरिंग करो। उन्होंने बस बोला आप इंजीनियरिंग करो, और मेरी मम्मी ने ब्लाइंडली हमने फॉलो किया। ओके। मैं रिग्रेट नहीं करती वो डिसीजन, पर वो डिसीजन मेरा नहीं था। और जनरली ऐसा ही होता है। हाँ, अगेन लाइक आई सेड, वो मेरी चॉइस नहीं थी, मुझे बस बोला गया कर लो, और मुझे फेथ था उन पे जो बोल रहे थे, क्योंकि उनके वजह से अगर मैं फेल होने से 92% पे आ सकती हूँ तो मुझे पता था कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं सर। सही बात है। फिर मैंने इसी इंजीनियरिंग चूज़ की और इंजीनियरिंग की, फिर तो बाकी कहानी है। बट मेरा तो कन्फ्यूजन एज सच नहीं था क्योंकि मेरी चॉइस ही नहीं थी। करियर कोच का आइडिया कहाँ से आया? करियर कोच का आइडिया सर, मैंने जस्ट आफ्टर पासिंग आउट ऑफ कॉलेज मेरी प्लेसमेंट लगी थी KPMG के साथ, तो मेरी प्री प्लेसमेंट ऑफर थी, इंटर्नशिप भी और जॉब भी उनके साथ थी एज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, वो मेरा जॉब प्रोफाइल था। अब जब मैंने उनके साथ जॉब स्टार्ट की, जब मतलब आप ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स में बैठते हो, आपको पता होता है कि आपका जॉब रोल क्या होगा, क्या ये आपसे एक्सपेक्ट करे, तो वो सब तो मुझे पता था, और रोल बहुत अच्छा था ऑनेस्टली, टचवुड जैसा रोल मुझे चाहिए था वैसा ही था।
बस सैलरी बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी। और तब उस समय हमारी फैमिली जिस सिचुएशन में थी और बॉम्बे जैसे शहर में उस सैलरी में तो गुजारा नहीं हो सकता था, वो तो पता चल चुका था। पर कंपनी इतनी अच्छी और रोल भी इतना अच्छा, तो एक चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ रहा था मुझे। और दूसरी चीज़ ये थी, मुझे कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे सारे फ्रेंड्स अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, क्योंकि VIT वेलोर जहाँ से मैंने पास आउट किया है, वो वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है प्राइवेट में इंडिया में, और वो प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। ओके। पर इन टेक कंपनीज, और मुझे टेक में तो करियर बनाना ही नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स जहाँ रोज इंटरव्यू दे रहे थे बड़े बड़ी कंपनीज के, और उनकी प्लेसमेंट लग रही थी 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इधर मेरे 4 लाख का पैकेज था, सच बता रही हूँ मैं आपको, साल का। तो और मैं इतनी एम्बिशियस लड़की, और फैमिली के लिए भी कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, और कहाँ से होगा बॉम्बे जैसे शहर में, इसमें नहीं हो सकता। सही बात है। तो वो रियलिटी चेक मुझे मिल गया था कि जो तो सोच रही है और जो सपने ऐसे तो नहीं होने वाले। तो फिर जब पर जॉब लगी, फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ ये नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरी ड्रीम है वहाँ पहुँचने के लिए इससे तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो मैं सोचने लगी सर कि और क्या किया जा सकता है। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग ना, बच्चे मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करते थे। अच्छा। और ये पूछते थे कि धैर्या, आपने बिना MBA के एक बिग 4 में, KPMG में आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब कैसे मिल गई, क्योंकि जनरली ये जॉब्स MBA करने के बाद मिलती है। फिर कुछ लोग बार बार पूछते थे कि आपने कॉलेज में ही 25 इंटर्नशिप कैसे की। मैंने एक्चुअली 25 पेड इंटर्नशिप्स की थी वाइल आई वाज इन कॉलेज। 25? हाँ जी। कॉलेज के दिनों में? हाँ जी। वो कॉलेज के दिनों की याद आ गई। कॉलेज के दिनों में जनरली मैं भी एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा, और आप कंटिन्यू करना। हाँ जी। क्योंकि आपने बोला 25 इंटर्नशिप आपने की है। हाँ। जबकि कॉलेज में तो जनरली हम कैंटीन में बैठ जाते हैं, चाय की टपरी पे बैठते हैं, है ना, दोस्त बनाते हैं नए नए, है ना, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को। मेरे केस में भी क्या हुआ कि भगवान मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। अच्छा। मतलब पहले से ही फेलियर दे दिए थे। हाँ। कि कॉलेज में इसको ऐश नहीं करने देना। हाँ। तो मैं कॉलेज में जाता था, मेरे दोस्त सारे अपने ऐश करते थे, मतलब कैंटीन में जाना है या टपरी पे जाना है, जो भी करना है। मैं कैंटीन में मैं कैंटीन में नहीं, लाइब्रेरी में बैठा रहता था। ओके। और क्योंकि फेलियर्स थे तो मुझे ये पता था कि ये मेरा गोल्डन पीरियड है और इसमें मुझे काम करना है। बहुत सारे दोस्त मुझे बार बार चिढ़ाते भी थे, और इवन प्रोफेसर भी कहते थे, भाई कुछ मजा कर लो यार, कॉलेज में मतलब कॉलेज लाइफ जी क्यों बोरिंग बना रहे हो ना। लेकिन मैं उस फेलियर को देख चुका था, तो मुझे पता था ये गोल्डन पीरियड है, इस समय को मुझे अच्छे से यूज करना, जैसे आपने किया। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि 25 इंटर्नशिप, वो भी कॉलेज के दौरान, मतलब कैसे? आपने भी कोई फेलियर का, जैसे मैं, हाँ, क्या हुआ था पहले साल में इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इंजीनियरिंग तो मेरा डिसीजन नहीं था, आपको मैंने स्टोरी बता दी कैसे चूज हुआ। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप काउंसलिंग फर्स्ट दिन होता है, जब आपका एडमिशन का, जब आप चेक देने जाते हो कॉलेज को, आपको चूज करनी होती है स्ट्रीम कौन सी लेनी है। मैं और मेरी मम्मी गए थे, और सारे स्ट्रीम्स हमारे सामने ऐसे लिखे हुए थे, और कितनी सीट्स बची हैं सब फ्लैश होता है ऐसे, 40 सीट बची हैं, इसमें इतना फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, क्योंकि ऐसी कैटेगरीज होती हैं। तो मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकेज उधर ही मिलते हैं, और उनको उतना ही पता है, उनकी गलती नहीं है। पर मैंने मम्मी को बोला, देखो अगर आप चाहते हो कि मैं बस करने के लिए कर लूँ और मतलब रोज़ घुट घुट के करूँ, तो मैं कर लूँगी, ऐसा नहीं है, कर तो मैं लूँगी, क्योंकि कर इंसान लेता है, जैसे आपने बोला सीखना है तो सीख तो आप लेते हो। सही बात है। पर मैंने उनको बोला, मुझे याद है कि अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूँ अपनी ज़िंदगी से और अपने करियर से, तो मुझे एटलीस्ट स्ट्रीम खुद चूज़ करने दो। तो मैंने जब सारी स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ी रिसर्च पहले ही की हुई थी, मुझे रियलाइज़ हुआ इनमें से कोई भी मेरे को इंटरेस्टिंग तो लग नहीं रही थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा था जिसमें मैं अच्छा कर पाऊँगी खुशी से, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मुझे लगी, जबकि वो ईजी नहीं है। CSE के बाद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ECE ही है, और उसमें इनफैक्ट मैथ्स का इतना यूज़ है, डे 1 से सारे सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर भी मैंने वो चूज़ की, क्योंकि पता नहीं अंदर से मुझे लगा, जैसे आप बोलते हैं इंट्यूशन, मैं अपने गट की बहुत सुनती हूँ। मेरे गट इंस्टिंक्ट ने बोला इसी चुन ले, तो मैंने चूज़ कर ली। अब वो चूज़ कर ली, और मेरा डिसीजन रॉन्ग नहीं था। फर्स्ट ईयर में मेरा 9.3 CGPA था, मैं अमंग्स द टॉप स्टूडेंट्स थी कॉलेज में, सब अच्छा था। प्रॉब्लम ये हुई सर, फर्स्ट ईयर में रियलाइज़ हो गया कि सब्जेक्ट्स में तो मैं अच्छी हूँ, प्रैक्टिकल भी मैं कर लेती हूँ, और मुझे पसंद है सब्जेक्ट्स। बट मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इसका एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में क्या है। आप क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सिस्को जैसी कंपनी में जाके चिप्स बनाओगे,
या हार्डवेयर इंजीनियर बनोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में सही कोर बात जॉब्स है। यही मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं सोचा क्या तू ये करना चाहती है, मतलब क्योंकि मैंने 3 साल आगे सोचा कि मैं अपने आप को देख सकती हूँ ऐसी कंपनी में चिप बनाते हुए या हार्डवेयर यूज करते हुए, बोर्ड पे काम करते हुए। तो आंसर था नो। तो जब फर्स्ट ईयर में आंसर आ गया नो, और कोडिंग का मैं आपको बता चुकी थी, कोडिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी, वो तो मुझे कब से क्लियर था। अब क्या करें सर, 100% लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं किसी भी ब्रांच से, उनका बैकअप ही होता है कोडिंग जॉब लेना। अगर नहीं चला स्ट्रीम, कोर स्ट्रीम में जो सिविल भी लेते हैं वो कोडिंग कंपनीज में बैठते ही हैं। तो मैंने कोर भी अपना इसी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना कोडिंग में, बचा क्या, टेंशन में आ गई थी मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी, कि अब तू 1 साल में ही बोल रही इतने अच्छे मार्क्स आ रहे कि तुझे ये तो करना ही नहीं, तो फिर हम पैसे क्यों दे रहे, क्या कर रहे हैं। सही बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि मुझे इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट करने के लिए पूरी दुनिया आपको यही बोलेगी एमबीए करो। तो दूसरा साल इंजीनियरिंग का शुरू हुआ और एमबीए करने के पैसे तो है नहीं, और सेकेंड ईयर में कैसे करें, और इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते। रियलिटी पता थी कि ऐसा भी नहीं इंजीनियरिंग खत्म कर लूँ डायरेक्टली एमबीए कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं था, फैमिली सिचुएशन में जॉब लेनी ज़रूरी थी। तो मैंने पूछा सोल्यूशन क्या है इसका, प्रॉब्लम पता चल गई है, व्हाट कैन आई डू। तो मैंने सोचा देखो एमबीए तो मैं कर नहीं सकती, पर मैं एक्सपीरियंस क्या ले सकती हूँ जो मैं दिखा सकूँ कंपनी को कि मुझे ये आता है और मैंने इतना कुछ ट्राई किया है, तो आप मुझे चांस दे दो। सही बात है। तो मैंने सोचा इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करती हूँ। तो जितनी भी मैनेजमेंट फील्ड में इंटर्नशिप्स होती, सेल्स की, बिजनेस डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, कंटेंट राइटिंग की सर, ऑपरेशंस की, आप मतलब नाम लो, कंसल्टिंग की, मैंने सारी फील्ड में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 60 कंपनीज ने रिजेक्शन दिया है मुझे, और मैं रोती रहती थी। 60? कोई सब बोलते थे आप क्या हो, वो बोलते थे आप ईसी इंजीनियरिंग कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो मैनेजमेंट इंटर्नशिप के लिए, आता आपको कुछ नहीं है। बात सही थी, हम कहाँ से आपको ले लें, हो आप बस फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है अभी आपने, कहाँ से ले ले आपको, या तो आप किसी बी स्कूल में पढ़ रहे होते। उनका भी पॉइंट वैलिड था। फिर मैंने अपनी पोर्टफोलियो पे काम किया, क्लब्स एंड चैप्टर्स ज्वाइन किए कॉलेज में, अच्छी पोर्टफोलियो बनाई और इंटरव्यूज़ दिए। तो 60 रिजेक्शन के बाद पहली कंपनी में सिलेक्शन हुआ था मेरी इंटर्नशिप का एक। फिर जाके धीरे धीरे और इंटर्नशिप्स फिर मिलती गई, मैं करती गई अपने क्लासेस और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मैं करती थी। और जब जो भी समर ब्रेक मिलते थे 2 महीने के या विंटर ब्रेक, उन पूरे ब्रेक्स में मैं 3-4 इंटर्नशिप साथ में करती थी साइमल्टेनियसली, और अलग टाइम जोन में करती थी। ठीक है। यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड, इंडिया बेस्ड, ताकि मैं मैनेज कर सकूँ अपना टाइम। तो वैसे इंटर्नशिप्स का मुझे मोटिवेशन आया कि अगर एमबीए नहीं कर सकते तो एक्सपीरियंस दिखा के मैं एक मैनेजमेंट जॉब ले सकती थी इवन एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इसलिए वही दोबारा से मैं बोलना चाहूँगा, जो गोल्डन पीरियड था, मतलब हम चाहे तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास में, या तो हम उस टाइम को वेस्ट कर सकते थे, Correct. या हम उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते थे। तो आपने उस टाइम को इन्वेस्ट किया, और कहीं ना कहीं मैंने भी उस टाइम को इन्वेस्ट किया, और यही वजह है कि इतने सारे, जैसे धैर्य की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, और मैं भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। टाइम जो है ना दोस्तों, वो टाइम मनी है। कॉलेज के टाइम पे, अगर जैसे जो भी ऑडियंस है जो कॉलेज में जा रहे बच्चे हैं, आप है ना प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए। हम ये नहीं कहते कि आपको मज़े नहीं लेना है, ऐसे नहीं करना, मतलब आपको ज़िंदगी नहीं जीनी, आप ज़िंदगी जिए, लेकिन वही टाइम करियर बनाने का भी है ना, तो उसको अपने करियर बनाने में भी यूज़ कीजिए। धैर्य, उसमें जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि करियर कोच, जब मतलब आपने शुरुआत, तो उसका स्कोप क्या है, और अगर कोई और बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है? क्योंकि मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या ये अपने आप में एक और स्कोप है, ताकि हम ऑडियंस को बताएं कि हमारे पास में ना कुछ लिमिटेड टारगेट्स नहीं है, हाँ। करियर ऑप्शंस नहीं है, अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस है। तो उनमें से इसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था। डेफिनेटली। तो हिम्मत जी, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी ऑडियंस ने ही मुझे बताया कि क्योंकि आप इस जर्नी के थ्रू खुद जा चुके हो, और मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंसान को अपनी प्रोफाइल या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है अपनी करियर गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो भी इन चीज़ों में मदद करते लोगों की, वो करियर कोच होता है। मुझे तो पहले 1 साल पता भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, करियर कोच क्या होता है या मैं करियर कोच हूँ। मैंने अपने आप को नाम नहीं दिया, मुझे लोगों ने बताया या समझाया, आप जो भी ये कर रहे हो और हमारी मदद करते हो, ये जो फ्री सेशंस लेते हो या 1-to-1 में फ्री काउंसलिंग देती थी 200-250 बच्चों को, तो उन्होंने बताया ये करियर कोच का काम होता है। अच्छा। मुझे वैसे पता चला, मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैं अपनी जॉब करती थी, जॉब खत्म, लैपटॉप जैसे ही बंद हुआ,
कभी 7:30, कभी 8, कभी 9:30, जैसे प्रोजेक्ट डेडलाइंस हुई इसके हिसाब से मैक्सिमम आधे घंटे का मैं ब्रेक रखती थी, अपना डिनर करती थी और फिर मेरे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन शुरू हो जाते थे। और कोई पेमेंट नहीं लेती थी मैं, फ्री में, क्योंकि मुझे मज़ा आता था लोगों को हेल्प करने में उनके करियर में। जैसे कोई बच्चा है वो बोल रहा है कि 11th या 12th के बाद मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, मुझे नहीं पता। और अगर लेट से मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो उसके बाद क्या स्कोप है, CA, CS और क्या ऑप्शंस है, अकाउंटिंग में जाना है कैसे करूँ। या कोई आके पूछता था मैम मुझे आपकी तरह कंसल्टेंट बनना है तो रेज्यूमे कैसे बनाऊँ। तो ये सारे लोगों की मदद करते करते सर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि एक करियर कोच करता क्या है। सबसे पहले तो ये लोगों को पता होना चाहिए, करियर कोच भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ करियर कोच होते हैं स्पेशलिस्ट इन हेल्पिंग ओनली मिड लेवल मैनेजर्स एंड एक्सपीरियंस लेवल सीनियर प्रोफेशनल्स, ठीक है। लेट्स से जिनकी एज ग्रुप या जिनका वर्क एक्सपीरियंस रेंज करता है बिटवीन एटलीस्ट 5 years इन द इंडस्ट्री से लेकर लेट्स से 20+ years तक। उनका मतलब एक्सपर्टीज ही ये है कि हम इन लोगों की मदद करते हैं करियर में ग्रो करने में। कुछ होते हैं अर्ली प्रोफेशनल करियर कोचेस या अर्ली मेंटर्स, जो कि हेल्प करते हैं उन लोगों की जो फ्रेशर्स है, जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, बस जा रहे हैं अब कॉलेज से कॉर्पोरेट में अपनी पहली नौकरी में या 1-2 साल हुए। कुछ करियर कोच ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं उन लोगों को जिन्होंने करियर ब्रेक्स लिए हुए हैं। तो उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि अगर आपने करियर ब्रेक लिया या आपने ड्रॉप लिया या सबैटिकल लेना पड़ा आपको किसी भी हेल्थ रीज़न की वजह से, एनी अदर इशू, और अब आपके 1-2 साल का ब्रेक है या 6 महीने का और आपको नहीं पता वापस बाउंस बैक कैसे करें अपने करियर में, तो वैसे करियर कोचेस भी होते हैं। कुछ होते हैं स्टडी अब्रॉड करियर कोचेस जो आपको बाहर जाके पढ़ने में हेल्प करते हैं। काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, बहुत है, और शायद मुझे सारी पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता सारी। आप कौन से हो? मैं हूँ करियर कोच जो प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सपर्ट है। अच्छा। मैं हेल्प करती हूँ एज अ करियर कोच इन योर प्रोफाइल बिल्डिंग एस्पेक्ट। इसका क्या मतलब है, आप भले ही 17 साल की हो या आप 40 साल की हो या 50 साल की हो, आप इंजीनियर हो, आप कंसल्टेंट हो, आप कोच हो, आप लेट्स से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, फील्ड से मतलब नहीं है, पर किसी भी फील्ड से अगर आपको 3 चीज़ों में हेल्प चाहिए मेजरली, एक कि मैं अपना रेज्यूमे कैसे बनाऊं अपनी प्रोफाइल को अच्छे से दिखाने के लिए टू गेट अ हाई पेइंग जॉब या टू स्विच अ जॉब या कुछ भी, उसमें मैं मदद करती हूँ। दूसरी, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएं कि रिक्रूटर्स को अट्रैक्ट कर सको आप, HRs को, है ना। एंड तीसरा, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करें, बट नॉन टेक्निकल इंटरव्यूज़, जो आपका HR राउंड होता है, आपका बिहेवियरल राउंड होता है, आपको जो मैनेजर लेवल के राउंड्स होते हैं। आप मानोगे नहीं हिम्मत सर, 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग टेक्निकली एकदम साउंड अपनी फील्ड में, मैं तो कहीं नहीं हूँ उनके सामने, मेरा इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, पर उनसे टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाते हैं। पर जब मैनेजर लेवल वाला राउंड होता है जहाँ अपने बारे में बात करनी होती है, राइट, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप टीम को कैसे लीड करोगे, टीम में कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करोगे, ये सारे क्वेश्चन जब आ जाते हैं बड़े से बड़े लोग डर जाते हैं। तो इन चीज़ों में हेल्प करना, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये 3 चीज़ों में मतलब आपके प्रोफाइल बिल्डिंग और कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में एज अ करियर कोच मैं मदद करती हूँ। अब इन 3 चीज़ों पे एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूमे पे ही। हाँ जी। तो रिज्यूमे कैसे बनाएं, दूसरा रिज्यूमे बनाते टाइम हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। ठीक है। रेज्यूमे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत लोगों को लगता है इम्पोर्टेंट ही नहीं है अब एटलीस्ट 2025 में, क्योंकि AI आ गया, ठीक है, सारे टूल्स आ गए, चैट GPT पे डालो रिज्यूम बन के तैयार है। हाँ, बन जाता है, बात तो सही है बिल्कुल। पर क्या वो जो लोग चैट GPT में डाल के रेज्यूमे बना रहे हैं और भेज रहे हैं, आप ज़रा उनसे जाके पूछिए क्या उनको जॉब्स लग रही हैं? मुझे नहीं लगता है लग रही, क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर भी, एक तो लोगों को पता नहीं है कि आप या मेरे जैसे लोग बैठ के अब रेज्यूमे नहीं देखते हैं, किसी का टाइम नहीं है किसी के पास इतना। एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ATS, वो 6 सेकंड में स्कैन करता है आपका रेज्यूमे, और 99% फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज़ करती हैं, ये तो नोन फैक्ट है, आप कहीं भी जाके चेक कर लो। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बातें आप। अब 99% फॉर्च्यून 500 कंपनीज का मतलब हो गया हम सबकी ड्रीम कंपनीज। आप हर दूसरी कंपनी का नाम लोगे वो ATS यूज कर रही है बैकएंड पे। क्यों कर रही है? अपना टाइम, अपने रिक्रूटर्स का टाइम, HR का टाइम बचाने के लिए, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। आपने बोला था टाइम इज मनी, बिल्कुल सही, इट इज एवरीथिंग। उनका ये कहना है अब हम बैठ के 1000 रेज्यूमे हर एक प्रोफाइल के लिए थोड़ी ना देखेंगे, पर ATS क्या करेगा, उन 1000 में से टॉप 100 6 सेकंड में स्कैन करके निकाल देगा।
क्योंकि बैक एंड पे जो ATS का एल्गोरिथम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे बना हुआ है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करके वो एक स्कोरिंग करता है आपके रेज्यूमे को। जो जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी कंपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन निकालती है जब एक जॉब ओपनिंग होती है। अगर जॉब ओपनिंग है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जो अमेजोन ने निकाली है, तो उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगा 2 से 3 पेजेस का, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या करोगे हर दिन, वो सब लिखा होता है। स्किल सेट क्या चाहिए, उससे आपका रेज्यूमे मैच करता है ATS और फिर आपको एक स्कोर देता है। अब उस स्कोर में भी कट ऑफ स्कोर होता है। अगर आपने कट ऑफ नहीं क्लियर किया तो आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है 6 सेकंड के स्कैन में। अगर कट ऑफ को आपने पार कर दिया तो पास हो जाता है। पास होने के बाद वो टॉप 100 रेज्यूमेज जाते हैं रिक्रूटर के पास। फिर वो एक ह्यूमन आई देखता है, मेरे जैसा कोई इंसान HR है, फिर मैं उन टॉप 100 को देखूंगी, उस 100 में से 50 या 20 को इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी। अब इसलिए है इम्पॉर्टेंट रेज्यूमे, क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपका रेज्यूमे नहीं बन सकती। लिंक्डइन प्रोफाइल का काम अलग है, रेज्यूमे का काम अलग है। और आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया नहीं सिर्फ, यूरोप चले जाओ, कनाडा, US, UK चले जाओ, सबसे पहली चीज़ कोई भी रिक्रूटर आपसे पूछेगा बिफोर गिविंग यू अ जॉब आज भी इज़ प्लीज़ गिव मी योर रेज्यूमे। तो वो रेलेवेंट है, उधर ही आपको आंसर मिल जाएगा। जिस दिन आपसे रिक्रूटर आपका रेज्यूमे मांगना बंद कर दे उस दिन वो इरेलेवेंट हो जाएगा। मैं भी जनरली, हम अपना स्कूल चलाते हैं धैर्य, हाँ जी, तो वहाँ कोई भी टीचर आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है, अपना CV दीजिए। हाँ जी, है ना, CV दीजिए, उसके बाद में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल, मतलब उसके बिना बात ही आगे नहीं हाँ, बढ़ती। उसके बिना अगर कोई चाहे कितना भी एक्सपीरियंस बंदा, 1-2 बार ऐसे केसेस भी आए कि सर मैं अपना रिज्यूमे घर भूल गई, है ना, तो बाद में ही आना, हाँ, लेकिन लेके आना, है ना, क्योंकि उससे है ना, उससे उस एक पेज से हमें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है उनकी पर्सनैलिटी का। सही बात है, ठीक है, सही बात है जी, कंटिन्यू। एंड आपने पूछा था कि जनरली क्या मिस्टेक्स देखते हैं हम रेज्यूमे में, तो अब वापस मुझे आई थिंक सितंबर में हो जाएंगे 5 साल इस इंडस्ट्री में और ये काम करते हुए। इन 5 सालों में सबसे कॉमन मिस्टेक्स मैंने ये देखी है। सबसे पहले तो जो आज भी होता है वो है टेम्पलेट जो चूज़ करते हैं या फॉर्मेट जो यूज़ करते हैं लोग अपना रेज्यूमे बनाने के लिए, वो ज़्यादातर गलत होता है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे सर और आप डालेंगे रेज्यूमे मेकर या रेज्यूमे मेकर ऑनलाइन, CV मेकर, बथेरी बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, CV मेकर, रेज्यूमे वर्डेड, क्या क्या नाम, मतलब अनगिनत जी, ठीक है। और अनगिनत टेम्पलेट्स अवेलेबल है फ्री में जिन पे आप रेज्यूमे बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, ये गलत नहीं है वेबसाइट्स यूज़ करना। प्रॉब्लम ये है 99 आउट ऑफ 100 वेबसाइट्स जो हैं ऑनलाइन जो आपको रेज्यूमे या CV बनवा देती हैं 2 मिनट में, वो जो टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं वो ATS से कंप्लायंट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ATS फ्रेंडली ही नहीं होती है वो टेम्पलेट। आप वो टेम्पलेट डालोगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टेम्पलेट में कलर्स हैं, उस टेम्पलेट में बहुत फैंसी इमेजेस हैं, उस टेम्पलेट में बहुत सारे टेबल हैं। तो क्या होता है, लोगों को पता नहीं कि ATS सिर्फ टेक्स्ट फ्रेंडली होता है। इमेजेस को, टेबल्स को, कलर्स को, कुछ भी इमेज मतलब कुछ भी टेक्स्ट के अलावा वो डिस्कार्ड कर देता है, फेंक देता है उठा के स्कैनिंग के बाद। लोगों को लगता है मैं सुंदर बनाऊं अपना रेज्यूमे सुंदर नहीं होना चाहिए। रेज्यूमे प्रोफेशनल होना चाहिए। रेज्यूमे में कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यस, प्रोफेशनल होना चाहिए इन द सेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर्मेटिंग भी नहीं देखी आपने, ऐसे ही दे दिया है ना, राइट हैंड साइड पे एक सेक्शन है, लेफ्ट पे एक, और एकदम शैबी सा मैसी नहीं। वेल फॉर्मेटेड प्रोफेशनल रेज्यूमे, पर सुंदर एस्थेटिक रेज्यूमे नहीं बनाना है जो बहुत कलरफुल हो। दूसरी मिस्टेक मैंने ये देखी है सर, रेज्यूमे में लोग क्या करते हैं ना, दुनिया भर की और ज़िंदगी भर की सारी अचीवमेंट उसमें डाल देंगे कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी जीता, मैंने। गलत नहीं, और आपने ये सब किया हुआ होगा। बहुत सारे लोग ओवर अचीवर्स होते हैं। कुछ ये भी लिखते हैं जैसे हॉबीज, इंटरेस्ट वगैरह, तो मैं इस पे भी आने वाला था, क्या लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नहीं, वो बहुत अच्छा सब नहीं लिखना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। रेज्यूमे सही जगह नहीं है। इंटरव्यू में जब आप बात कर रहे हो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, राइट, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को किसी भी इंटरव्यू में। अपने इंट्रोडक्शन में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी हॉबीज़ इंटीग्रेट कर सकते हो और बता सकते हो रिक्रूटर को, क्योंकि एक वो नॉन प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन भी फिर आप अपनी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। अपनी थोड़ी हॉबीज़ शेयर कर दो। कहाँ शेयर करना है वो इम्पॉर्टेंट है। रेज्यूमे वो जगह नहीं है, उस 1-1.5 पेज में आपको नहीं बताना है कि मुझे साइकिलिंग पसंद है या मैं स्पोर्ट खेलता हूँ या व्हाटएवर। तो नहीं, रेज्यूमे पे नहीं डालते हैं हॉबीज़, और हर चीज़ शेयर नहीं करनी होती।
एक अच्छे रेज्यूमे में और एक नॉर्मल रेज्यूमे में फ़र्क यही होता है कि एक अच्छे रेज्यूमे में वही इन्फॉर्मेशन होती है जो होनी चाहिए उसमें। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक मार्केटिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो अमेज़ॉन में, और फिर उसके 3 दिन बाद आप अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए गूगल में, दोनों रोल्स अलग है, दोनों कंपनीज अलग हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, स्किल सेट अलग होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन अलग। आप अगर सोच रहे हो आप वही सेम रेज्यूमे भेज दोगे और वही अचीवमेंट्स काम आ जाएंगी, वो नहीं होने वाला। अब स्मार्ट इंसान क्या करेगा, डेटा साइंटिस्ट जॉब के लिए जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जो प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और जो मेरा एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, सिर्फ वो रखेगा उस वाले रेज्यूमे में। मार्केटिंग जॉब के लिए जो एक्सपीरियंसेस, जो प्रोजेक्ट्स, जो स्किल्स, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही रखेगा उस रेज्यूमे में। 2 अलग वर्जन बनाएगा और वो 2 भेजेगा। तो हर चीज़ हर जगह इंपॉर्टेंट भी नहीं होती ना, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड एंड लास्ट मिस्टेक यही होती है कि लोग, मैंने ये भी देखा है कि अपने रेज्यूमे में जो है रिजल्ट्स नहीं दिखाते, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते कि मैंने ये किया, सब ये बताते मैंने क्या किया, पर जो आपने किया उससे क्या हुआ वो लोग नहीं बताते, है ना। तो आपने जो किया वो तो आपको करना ही था, वो आपकी जॉब थी, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था। अगर आप एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो, आपका काम है लीड जनरेट करना, आपका काम है रेवेन्यू को इंक्रीज करना, तो आप मुझे ये मत बताओ कि आपने लीड जनरेट किए, या तो ये बताओ लीड जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, और वो जब किया तो कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ या कंपनी के क्लाइंट को क्या फ़ायदा हुआ। या तो आपने कम टाइम में कर लिया तो टाइम बचा, या आपने क्लाइंट के लिए और पैसे बना दिए, या आपने रेवेन्यू ग्रोथ की। रिजल्ट नहीं लोग बात करते हैं, रिजल्ट्स के बारे में। अब आते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे, हाँ, जो आपकी करियर कोचिंग का जो सेकंड पिलर है, हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। बताइए जी। लिंक्डइन पे तो आपने मतलब धमाल मचा रखी है ना, मतलब इतने लाखों में आपके फॉलोअर हैं और मतलब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी बताइए, तो लिंक्डइन के बारे में मुझे ये भी बताइए कि लिंक्डइन को ग्रो भी कैसे करते हैं, है ना, और लिंक्डइन से कितनी हेल्प होती है। राइट, आई थिंक सर मैंने तो, मुझे अब याद भी नहीं कितनी जगहों पे, 5 साल होने वाले हैं, हर जगह जब भी मैं जाती हूँ मैंने इतना ओपनली बोला, और मैं हर बार बोलती हूँ मैं आज जो भी हूँ या जो भी कर पा रही हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। और मैं पूरा श्रेय उस प्लेटफॉर्म को देती हूँ और देना चाहिए, क्योंकि मैं इधर पहुँचती ही नहीं अगर लिंक्डइन नहीं होता। वो सच है, वो फैक्ट है। एंड लिंक्डइन ने मेरी लाइफ बदल दी है, पूरी बदल दी। जब आजकल लोग इंस्टाग्राम की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, हाँ जी, रील्स बनाने की तरफ, है ना, शॉर्ट्स, यूट्यूब वगैरह, अब आपका भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब है, हाँ, लेकिन पहले आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम किया जो ज़्यादातर टेक्स्ट मोड में काम करता है, टेक्निकल मोड में काम करता है। तो मतलब लिंक्डइन पे ही क्यों, मतलब थॉट नहीं आया कि मुझे पहले रील्स बनानी चाहिए या यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहिए? नहीं, मैं वही सोच रही हूँ जब आप पूछ रहे थे कि पता नहीं क्यों, जबकि बाय द वे मुझे कैमरा कॉन्शियसनेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम थी कैमरा के सामने बात करने में, या कॉन्फिडेंस का भी कोई इशू था, और मुझे बहुत पसंद था कैमरा के सामने आना। पर पता नहीं क्यों मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वीडियोस बनाऊं मैं यूट्यूब पे, एटलीस्ट। इंस्टाग्राम का फिर भी थॉट आया था, मैंने क्यों नहीं किया सर, मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने वही लिंक्डइन पे किया। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैंने लिंक्डइन पे वीडियोस डालना शुरू किया था आज से 4 साल पहले, 4.5 years ago एक्चुअली, टू बी प्रिसाइज। हाँ, तब कोई वीडियोस नहीं बनाता था लिंक्डइन पे। आप आज भी अगर अपनी लिंक्डइन फीड खोलोगे आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी। आप आज से 4.5 years पहले सोचो, मैं तब वीडियोस बना रही थी लिंक्डइन पे। मैंने क्यों किया? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नेचुरली आता था मुझे वीडियोस बनाना, मुझे अच्छा लगता था। मैं सोचा जनरली लोग उधर टेक्स्ट कंटेंट ही बनाते हैं, आप सही बोल रहे हो, और आधे से ज़्यादा लोग वही कर रहे थे। पर मुझे लगा मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं उससे मतलब उसी को आगे लेके जाती हूँ। तो मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दी, एजुकेशनल वीडियोस लिंक्डइन पे, सितंबर 2020 में। और वीडियोस ऐसी होती थी कि अगर आप कंफ्यूज्ड है अपने करियर में कि क्या करें, सही पाथ कैसे चूज़ करें, तो ये हैं 3 चीज़ें जो आप कर सकते हो, या 3 टिप्स टू बिल्ड अ गुड रेज्यूमे एज अ फ्रेशर, इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो आप कॉलेज में। ऐसी वीडियोस मैंने डालनी शुरू कर दी। कोई एडिटिंग नहीं सर, कुछ तैयार व्यार होना नहीं। नानी के घर में, उनका इतना पुराना घर है, मुझे याद है कोविड चल रहा था, फटे हुए पर्दे के ऊपर मैं वीडियोस बनाती थी। सिर्फ ऐसे फ़ोन उठाती थी, सीधा सैमसंग का मेरा फ़ोन यही था, उसको ऐसे पकड़ के सीधा कैमरा ऑन, बातचीत शुरू, और सीधा ऑन द गो उसी टाइम पे अपलोड, सीधा अपलोड, कैप्शन डाल के बैठ के अपलोड कर दिया। और पता नहीं
लोगों को वीडियोस अच्छी लगी या जिस तरीके से मैं ब्रेक डाउन करती थी कॉन्सेप्ट और बताती थी अच्छा लगा, मेरी वीडियोस वायरल होने लगी ऑन लिंक्डइन और वीडियोस की वजह से मेरी ग्रोथ आई सर। और फिर पता भी नहीं चला कब 2 महीने में मेरे 15,000 फॉलोअर हो गए थे 2 महीने में ही। और मुझे पता भी नहीं था कि फॉलोअर्स होने का मतलब क्या होता है लिंक्डइन पे, क्योंकि बहुत अर्ली था सर प्लेटफॉर्म। आज भी लोगों को जब मैं बताती हूँ मैं एक लिंक्डइन क्रिएटर हूँ तो समझ में नहीं आता है कि आप लिंक्डइन के थ्रू कैसे मतलब फुल टाइम पैसे कमा लेते हो या पॉसिबल है। तो तब तो मुझे आइडिया नहीं था मैं क्या करूँ, मतलब ठीक है 15,000 फॉलोअर है पर इसका मतलब क्या है। तो मुझे लोग बताते थे कि आपके 15,000 फॉलोअर हो गए, इसको सीरियसली लो, कुछ करो इसमें, इसको और आगे बढ़ाओ, सीरियसली लो। तब मैंने उसको सीरियसली लेना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मैं और वीडियोस बनाती गई, टेक्स्ट कंटेंट भी डालती थी, ऐसा नहीं था, पर वीडियोस ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे और हेल्पफुल लग रही थी तो मैं वीडियोस बनाती थी फिर लिंक्डइन पे। तो सर फिर मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी कि वीडियोस डालना शुरू कर दिया था एंड वीडियोस को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया ना, उसकी वजह से मोटिवेशन तो आपको मिलती है। मतलब जब तक आप ये ना देखो कि आप जो नॉलेज शेयर कर रहे हो वो किसी को हेल्प कर रही है, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रही कि 1 मिलियन लोग मुझे देखें, पर जो 15,000 भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जब मेरे को डीएम्स आते थे या लोग कमेंट्स में लिखते थे कि मैम हमने आपकी वीडियो देखी और फिर रेज्यूमे चेंज किया और अब इंटरव्यू कॉल्स आने लगी हैं या इंटर्नशिप मिल गई, तब खुशी होती थी और तब लगता था ठीक है कुछ किसी के काम आ रही हूँ मैं, तो जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो जॉब के साथ साथ करती रही 2 साल कंटेंट क्रिएशन लिंक्डइन पे ही। मैं किसी और प्लेटफॉर्म आई थिंक 1.5 साल मैंने इंस्टाग्राम शुरू भी नहीं किया था, सिर्फ लिंक्डइन पे कॉन्सेंट्रेट किया मैंने। मतलब इस प्लेटफॉर्म ने काफ़ी हेल्प की आप। हाँ जी कम्प्लीटली, मैं तो बोल ही रही हूँ पूरा। मैं जो कॉलेजेस में भी सेशंस के मुझे जो इनवाइट्स आने लगे कि आप आके हमारे कॉलेज में एक सेशन लो या आप ट्रेनिंग्स करो हमारे लिए, आगे जाके फिर कंपनीज बोलने लगी, सब मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही आया है सर। जो ब्रांड्स के साथ भी मैंने काम करना शुरू किया एज अ क्रिएटर, जैसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, यूट्यूब पे ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कोई मुझे लिंक्डइन पे वीडियो बनाने के या एक पोस्ट लिखने के पैसे दे सकता है कोई ब्रांड, है ना। मेरे लिए वो बहुत अलग दुनिया थी और जॉब के साथ साथ जब मैं ये कर रही थी तो प्रोसेस करना भी और समझना क्या हो रहा है, ये कोई करियर ऑप्शन नहीं था तब। कंटेंट क्रिएटर बनना 2021 में, वो भी लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर बनना, ऐसा करियर ऑप्शन नहीं था। तो मेरे मम्मी पापा भी सोचते रहते थे पागल है, वीकेंड पे बैठ के फ्री सेशन लेती रहती है, लैपटॉप बंद करते ही नॉर्मल दिनों में भी सेशन लेती रहती है, लोगों को काउंसलिंग देती रहती है और वो भी फ्री में। बोलते ना तू पैसे ले रही, ना तुझे इस चीज़ का कुछ मिल रहा है, क्यों कर रही है ये तू। मैं बोलती मुझे बस मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, अब क्या होगा क्या नहीं। और एक्चुअल में मुझे नहीं पता था। मुझे लगता है जब आप उस इंटेंशन से कुछ स्टार्ट नहीं करते हो कि मुझे इससे पैसे चाहिए, पैसे अपने आप बनते हैं। अगर मैंने ये सोचा होता कि मुझे पैसे कमाने हैं इसके थ्रू और इसलिए मैं ये कर रही हूँ और मैंने वैसे स्टार्ट किया होता सर, मुझे नहीं लगता है मैं इतना अच्छा कर रही होती। मैंने मनी को सेकेंडरी रखा तो मनी अपने आप फ्लो हुआ, क्योंकि पैसे मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे इससे पैसे बनाने हैं, तो खुद बनने लगे। सेम चीज़ धैर्य मेरे साथ भी हुई थी कि मेरी है ना मेमोरी काफ़ी वीक थी, मेरा मैथ्स भी वीक था और मैं ये चाहता था कि कैसे भी कुछ ऐसा कुछ मैजिक मिल जाए मुझे जिससे मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, मेरी मेमोरी अच्छी हो जाए। तो लगातार मैं वो कहते हैं ना, एक तो मैं इंट्यूशन को बहुत मानता हूँ, दूसरा मैं इमेजिनेशन मतलब बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हूँ चीज़ों को, जो आप विजुअलाइज करता हूँ ना कि काश कुछ हो जाए, काश कुछ हो जाए। और वही था, भगवान ने वो सुन ली। तो मैं ऐसी बुक्स वगैरह के टच में आ गया और उन बुक्स को मैं पढ़ता रहता था, दिन भर पढ़ता रहता था। इतनी सारी किताबें पढ़ ली। मेरे पेरेंट्स कहते थे, और उस टाइम पे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो वो बुक्स कम पढ़ता था मैं, ये बुक्स ज़्यादा पढ़ते थे। पापा परेशान रहते थे कि भाई आईएएस की तैयारी कर रहे हो लेकिन आईएएस की किताबें ही नहीं पढ़ रहे, ये किताबें पढ़ रहे हो, इनसे क्या होगा। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि ये एक करियर स्कोप बन सकता है, कि मैं ब्रेन कोच बन सकता हूँ या मैं वैदिक मैथ्स का कोच बन सकता हूँ और यही कोचिंग मुझे मतलब इस लेवल तक पहुँचा सकती है। तो बहुत बार जर्नली मैं मतलब ऑडियंस को भी यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा माइंडसेट ये ना रखें कि यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आप ऑनेस्ट है, अगर आपको उस चीज़ें मज़ा आ रहा है, राइट, आप करते रहिए 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद धीरे 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 पैसा भी आएगा, नेम भी आएगा, फेम भी आएगा, मनी भी आएगी, जो मेरे केस में भी हुआ और जो धैर्य के केस में भी हुआ। तो
तो लिंक्डइन पे आप लगे रहे। अब लिंक्डइन का मुझे है ना, मान लीजिए किसी को शुरू करना है, मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह पे काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ, मेरा बहुत मन है लिंक्डइन को ग्रो करने का। राइट सर। कैसे करूँ लिंक्डइन को ग्रो, वो सीक्रेट्स बताओ। ठीक है, देखिए सर, मैं जो भी बताने वाली हूँ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई किया है, और हम बहुत सारे फाउंडर्स की प्रोफाइल भी मैनेज करते हैं, उसके बेसिस पे जो ट्रायल एंड एरर करके एक्चुअल में रियल लाइफ में अप्लाई किया, मैं वही बताऊंगी। आप स्टूडेंट हो, आप फ्रीलांसर हो, बिजनेस ओनर हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबसे पहला रूल होता है ऑन लिंक्डइन कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब ये वर्ड बहुत लोग यूज़ करने लगे आजकल कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बट लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में ऑप्टिमाइज प्रोफाइल क्या होती है। क्या होता है? ऑप्टिमाइज प्रोफाइल का ये मतलब नहीं होता है अपने प्रोफाइल ली और सारी जितनी भी फील्ड्स हैं अपडेटेड भर दी, नहीं। उसको कैसे भरा, उसमें क्या कीवर्ड्स ऐड की, क्यों ऐड की, कौन सा सेक्शन क्यों आपको किस तरीके से भरना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोगों को पता ही नहीं है, आपका लिंक्डइन बैनर जो होता है, जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर के पीछे वाला एरिया होता है, वो मोस्टली लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, या तो कोई मोटिवेशनल कोट डाल देते हैं गूगल से, या कोई रैंडम इमेज डाल देते हैं, या अपनी कंपनी का लोगो, ऐसी ही कुछ चीज़ें डाल देते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट एरिया होता है आपकी प्रोफाइल का। वो ऐसे मैं बोलती हूँ कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हैज़ टू स्पीक टू द अदर पर्सन। बातचीत होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल देख के मुझे समझ में आना चाहिए ये इंसान कौन है, ये क्या करते हैं, और ये मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। और पहले 15 से 30 सेकंड में जब मैं आपकी प्रोफाइल खोल रही हूँ, मैं नॉर्मली स्क्रॉल कर रही हूँ लिंक्डइन, कोई पोस्ट देखी और सडनली मुझे आपका कोई पोस्ट दिखा या प्रोफाइल दिख गई और मैं गई आपकी प्रोफाइल पे, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपकी प्रोफाइल पे टिकूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, वो आगे जाएंगे। पर आप ऐसा क्या कर सकते हो कि लोग आपकी प्रोफाइल देखें। वो फर्स्ट 15-20 सेकंड्स में इम्पैक्ट बनाने वाला एरिया आपका बैनर ही है, आपकी हेडलाइन है लिंक्डइन पे, और ये दोनों सेक्शन लोग ऑप्टिमाइज नहीं करते। तो जैसे मैंने कहा, आपकी हेडलाइन पढ़ के, हेडलाइन सेक्शन में जो कीवर्ड्स होते हैं, और आपका बैनर विजुअली देख के लोगों को आंसर्स मिल जाने चाहिए 15 से 30 सेकंड में। हु आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू हेल्प पीपल, आप कौन हो, आप क्या करते हो, और आप लोगों की मदद कैसे करते हो। और आपके जो कीवर्ड्स हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जिनको लोग सर्च बार में लिंक्डइन पर जाकर आपको ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए सही सेक्शंस में। फॉर एग्जांपल सर, अगर आप जैसे इंसान को कोई किसी सेशन के लिए बुलाना चाहता है, या आपसे मदद लेना चाहते हैं 1-on-1, वो ब्रेन कोच डालेंगे, वैदिक मैथ्स तो कीवर्ड डालेंगे ही डालेंगे। अब ये कीवर्ड्स ही अगर आपके हेडलाइन में, आपके बैनर में नहीं होंगी, तो वो आपको कैसे ढूंढेंगे इतने सारे लोगों में से। सही बात है। तो ये कुछ चीज़ें लोग करते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऑप्टिमाइज आपने कर ली प्रोफाइल, दूसरी हैक ये है या सीक्रेट, आपने ऑप्टिमाइज कर ली, लोग कंटेंट नहीं बनाते। अब लोगों को, स्पेशली अब कंटेंट क्रिएशन एक करियर पाथ बन चुका है, तो लोगों को लगता है अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा, या मुझे लेबल मिल जाएगा कंटेंट क्रिएटर का। ऐसा नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने का सीधा ये मतलब नहीं होता है आप कंटेंट क्रिएटर हो। देखिए, मोदी जी भी लिंक्डइन पे पोस्ट करता है, प्रियंका चोपड़ा पोस्ट करती है, सुनील शेट्टी पोस्ट करते हैं, युवराज सिंह पोस्ट करते हैं। इन सबको ना पैसे कमाने की ज़रूरत है, ना उनको कुछ मिल रहा है। वो लिंक्डइन पे क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बहुत क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। जो लोग आपको उधर फॉलो करते हैं बहुत एडुकेटेड हैं, बहुत वाइज हैं, वो खुद के डिसीजंस लेते हैं, उनके पास खुद का पैसा है जिससे वो डिसीजन लेते हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि मोस्टली वर्किंग क्लास प्रोफेशनल्स हैं या फाउंडर्स हैं। तो ऑडियंस क्वालिटी और हाई इंटेंट वाली, और इसलिए एक थॉट लीडरशिप अगर आपको बिल्ड करनी है तो लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कंटेंट को ऐसे मत लीजिए कि अब मैं क्रिएटर बन जाऊंगा या इन्फ्लुएंसर, नहीं। पोस्ट क्यों करना ज़रूरी? क्योंकि पोस्ट के थ्रू ही विजिबिलिटी आती है। विजिबिलिटी मतलब आज अगर आपको 1000 लोग देख रहे हैं और आप चाहते हो कल 10,000 देखें, वो सिर्फ पोस्टिंग के थ्रू आ सकता है। क्योंकि आज जब आप एक पोस्ट कर रहे हो, कल आपकी हो जाएंगी 15 से 20 पोस्ट, उनपे कुछ इंप्रेशंस आएंगे, धीरे धीरे वो नए लोगों तक पहुंचेगी बात, और कोई एक इंसान जो आपकी ऑडियंस के लिए सही होगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपका काम देखेगा, आपको रीच आउट करना शुरू करेगा किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए या कोई काम करने के लिए। कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ बनती है लिंक्डइन पे, या कोई ब्रांड वाला इंसान देख लेगा और सोचेगा इनसे हम कोई पोस्ट करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट या हैक लिंक्डइन पे ग्रो करने की, स्टोरीज शेयर करना। आप कुछ भी कर रहे हो, लोगों को स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं, स्टोरीज कनेक्ट करती हैं लोगों को।
हम सबको पता है। रिलेटेबिलिटी और कनेक्ट आपको ऑडियंस से तभी बनेगा जब आप अपनी स्टोरीज शेयर करोगे। सिर्फ ज्ञान नहीं देना है लिंक्डइन पे, लोगों को लगता है सिर्फ ज्ञान देना है, नहीं, ज्ञान कैसे देना है उसमें भी एक आर्ट है। स्टोरीज मतलब किस तरीके की? अब जैसे फॉर एग्जांपल सर, आपकी पहली पोस्ट ये हो सकती है कि आप कैसे अपनी लाइफ में मेमोरी इशू से, एक प्रॉब्लम थी आपको कि आपकी मेमोरी रिटेंशन या मेमोरी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं थी, आपकी जर्नी क्या रही, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया, क्या हुआ, फिर नेक्स्ट पोस्ट में आप बताओ कि इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या सोचा, क्या स्टेप्स लिए। तो एक जर्नी और सीरीज भी बन जाएगी और लोग जुड़े हुए रहेंगे आपकी स्टोरी से। तो व्हेन यू शेयर, अपना एक पर्सनल टच आप उसमें ऐड करोगे और अपनी कहानी शेयर करोगे और उसके थ्रू लोगों को सीख मिलेगी, वो सबसे ज़्यादा चलता है किसी के लिए भी, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। आप 1000 करोड़ की कंपनी चला रहे हो या आप 3rd ईयर के BBA स्टूडेंट हो, अगर आप स्टोरी शेयर करोगे आपकी पोस्ट चलेगी। बिल्कुल सही बात। आज नहीं चल रही, आज से 1 साल बाद चलेगी, पर चलेगी। लिंक्डइन से रिलेटेड एक सवाल और है मेरा। हाँ जी। जॉब फाइंड करने के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल कितना हेल्प करती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि जॉब सीकर्स के लिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, उनको लिंक्डइन का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए उन्हें लगता है लिंक्डइन इतना हेल्पफुल नहीं है। पर मैं आपको बताऊं हिम्मत सर कि लिंक्डइन गोल्ड माइन है, सोने की खदान है सच में। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो लिंक्डइन से अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लोग आपको हायर करते हैं, हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटर्स कंपनीज के, वो सारे लिंक्डइन पे बैठे हैं। वो कैंडिडेट हायर ही लिंक्डइन से करते हैं। लिंक्डइन रिक्रूटर लाइट एक पेड वर्जन होता है लिंक्डइन का, वही तो हर कंपनी के रिक्रूटर ने 5000 पर मंथ उनकी कंपनीज भरती हैं उसके लिए, उसके सब्सक्रिप्शन के लिए। और कैंडिडेट्स की जो स्काउटिंग होती है वो होती है लिंक्डइन रिक्रूटर लाइट से। कि क्या करता है एक रिक्रूटर, बैठ के जॉब डिस्क्रिप्शन डालता है लिंक्डइन पे, आप कैंडिडेट्स अप्लाई करना शुरू करते हो। लिंक्डइन ईजी अप्लाई एक फीचर होता है जॉब्स के लिए, उसके थ्रू उनको आपकी प्रोफाइल आती है। वो उस लिंक्डइन रिक्रूटर लाइट वर्जन के थ्रू ही आपकी प्रोफाइल एक डैशबोर्ड पे देख पाते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है इस जॉब ओपनिंग के लिए, इनमें से कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है वर्सेस जिन्होंने नहीं, अगर वो रिक्वायरमेंट है तो, कितने लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, कितने परसेंटेज ऑफ लोगों के पास एटलीस्ट टॉप 3 स्किल्स हैं जो हमने लिखी हुई है रेज्यूमे, सब उनको दिख जाता है। फिर वो पूरी स्कैनिंग करते हैं, आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो अगर आपने लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बना दी जो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी वजह से लोग आपको सर्च कर पा रहे हैं, आपकी प्रोफाइल दिख रही है। दूसरा, आप कंटेंट बना रहे हैं तो आप अपनी स्किल सेट को प्रूव कर रहे हैं। देखो, एक बात होती है ये बोलना मैं एक मार्केटर हूँ, ठीक है आप हो, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ हूँ, आजकल कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है। मैं अगर आपको बोलूँ मैं एक अच्छी पब्लिक स्पीकर हूँ, पर जब तक आप देखोगे नहीं आप कैसे मानोगे। पर अगर वहीं मैं अपनी वीडियोस डालूं जहाँ मैं सेशंस ले रही हूँ IIT में, IIM में, और मैं अच्छे से बोल रही हूँ, तो आप मानोगे। सही बात है ना। वैसे ही अगर आप बोल रहे हो मैं एक अच्छा मार्केटर हूँ, तो उसको बैकअप करने के लिए लिंक्डइन पे मार्केटिंग रिलेटेड टिप्स या मार्केटिंग केस स्टडीज का ब्रेकडाउन करके अपनी स्किल सेट भी दिखाओ, तो रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल से ज़्यादा इंप्रेस्ड होगा कि इस बंदे को या बंदे को एक्चुअल में स्किल है। तो पोस्ट देख के फिर वो आपके हायरिंग चांसेस बढ़ते हैं, ये लोग नहीं करते हैं, है ना। तो यही कुछ चीज़ें हैं कि लिंक्डइन पे हायर होने का तरीका ट्रेडिशनल नहीं है, रेज्यूमे बना लिया, जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, नहीं। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, पोस्टिंग करनी चाहिए, आपको अच्छे से कोल्ड आउटरीच करना आना चाहिए। ढूंढो कि उस जॉब पोस्टिंग का रिक्रूटर कौन है, उसकी प्रोफाइल ढूंढो लिंक्डइन पे, उसको कोल्ड ईमेल या DM करो लिंक्डइन पे, है ना। एक 90 सेकंड का वीडियो रेज्यूमे बना के भेजो उनको, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करता। हर पॉइंट्स पे काम करना, आपको हर पॉइंट्स पे काम करना। जी, मेहनत नहीं करते हैं ना सर लोग। आपको लगता है कोई बैठ के 90 सेकंड का रेज्यूमे सिर्फ उस एक जॉब के लिए कस्टमाइज बनाएगा, और ऐसे में आपको बोलूँ 100 कंपनी के लिए करना है, उधर ही आधे लोग निकल जाएंगे, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। और जो लोग करेंगे उनको मिलती है टॉप 1% अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात है, जो मेहनत करेगा, जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लिंक्डइन ग्रेट प्लेटफॉर्म है, पर अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो 3 पिलर थे। हमने रिज्यूमे के बारे में भी डिटेल से बात कर ली, हमने लिंक्डइन के बारे में भी डिटेल से बात कर ली। अब जो सबसे खतरनाक है वो है इंटरव्यू। हाँ जी, हवा लगता है, डर लगता है। तो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। हाँ तो आप तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती भी हैं, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ठीक है। मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी ऑडियंस को भी और आपको भी सर, कि टेक्निकल इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन मैं नहीं करवाती हूँ। मैं जो बिहेवियरल राउंड्स होते हैं, HR टेक्निकल राउंड्स मतलब होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक
अगेन लेट्स से आप एक डेवऑप्स इंजीनियर के रोल के लिए या टेस्टिंग रोल के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं और आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि इस रोल के टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मेरी प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो उसमें मैं मदद नहीं करती, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं हूँ, ना मैं खुद मार्केटिंग में रही हूँ। पर अगर आप कहते हैं कि इसी रोल के लिए अब मेरा HR राउंड होने वाला है, या मैनेजेरियल राउंड है, या बिहेवियरल राउंड है, तो मैं आपकी मदद करूँगी, या ग्रुप डिस्कशन राउंड है, इन सब में मैं मदद करती हूँ। तो जो भी मैनेजेरियल या इंटरपर्सनल स्किल्स राउंड्स हैं उनमें मैं हेल्प करती हूँ। मेजरली HR राउंड, उसमें सर मेजरली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या किया है, पर मुझे बताना नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया है इंटरव्यू में, वो प्रॉब्लम आती है। ट्रू। सबको पता है उन्होंने क्या काम किया है। आप अगर एक जॉब कर रहे हैं 2 साल से, ऐसा तो हो नहीं सकता आपको नहीं पता हो आप क्या कर रहे हैं 2 साल से। ब्लैंक इंसान तब होता है जब ऐसे ही एक टेबल के अक्रॉस एक रिक्रूटर बैठा होता है, बहुत एक्सपीरियंस वाला कोई, या कोई सीनियर मैनेजर बैठा होता है, और सेटिंग भी इतनी थोड़ी प्रेशराइजिंग होती है कि आप डर जाते हो, है ना, कि आपको थोड़ा इंटरमीडिएटेड फील होता है, डर लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैं ब्लैंक हो गया, या इनको ठीक नहीं लगा जवाब, तो क्या होगा। तो डर सिर्फ ये रहता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, या कर दूं, या क्या हो जाएगा, उस डर की वजह से फिर चीज़ें होती हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन, पर मैं कैसे बताऊं मैंने क्या किया है, प्रॉब्लम है लोगों को आर्टिकुलेट करना नहीं आता। आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम क्यों आती है ऑल्सो, कुछ लोगों को लगता है कि हमने जो भी किया है या तो मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी में बता सकता हूँ, या सब समझाना पड़ेगा मुझे, और उतना टाइम रिक्रूटर के पास नहीं है। सही बात। तो उसको शॉर्ट में बताना, टू द पॉइंट बताना और सही तरीके से बताना ही प्रॉब्लम है लोगों की, और कुछ नहीं है। या तो कुछ लोगों को बस डर होता है अपनी बातें एक्सप्रेस करने का, क्योंकि वो इंट्रोवर्टेड होते हैं या उनको आदत नहीं है। इन प्रॉब्लम्स के लिए ओवरकम करने के लिए हर इंसान के लिए सर अलग अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी 2 इंसान सेम नहीं है। मैं वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं बोल सकती ये कर लो ये ठीक हो जाएगा, नहीं होता। आप सबको नहीं बोल सकते हो कि एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करना शुरू कर दो, या एक स्पीच दे दो और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप नहीं उनके आता। बारे में बताइए जो बंदा अच्छे से प्रिपरेशन करके गया है, हाँ, और जैसे ही वो रूम में जाता है, इंटरव्यूअर सामने होते हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन से वो कैसे निकले? आई थिंक उसका एक ही आंसर है सर, प्रिपेयर्डनेस, एक्स्ट्रा प्रिपेयर्डनेस। इसका क्या मतलब है, आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। और उसका मतलब ये है कि दैट आप जब उस रूम, और मोस्टली अगर आप उस रूम में एंटर कर रहे होगे, आपने ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं दिए होंगे उससे पहले, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आप अपने फ्रेंड, कॉलीग, पेरेंट्स, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, थोड़े मॉक इंटरव्यूज़ कीजिए। ऐसे ही घर में बैठिए, टेबल के अक्रॉस मम्मी को बिठा दो, पापा को बिठा दो, फ्रेंड को बिठा दो, कज़न, जिनके साथ भी कंफर्टेबल है। हर रात को डिनर के बाद एक नियम बना लो, 5 मिनट सिर्फ, कोई भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू का वो मेरे से पूछेंगे मैनेजर लेवल पे। फॉर एग्जांपल आज पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उससे स्टार्ट करो, और आपको इंट्रोड्यूस करना है, और वो आपको फीडबैक दें, या आप डिस्कस करो क्या बेटर हो सकता था, क्या गलती हुई। ऐसा रोज़ आप 60 दिन के लिए तो करो। ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी प्रिपरेशन की लेवल ना बढ़े और कॉन्फिडेंस ना बढ़े। यहाँ भी मुझे एक कहानी याद आ गई जैसे जैसे आपकी बातें होती रही। धैर्य, मैं आपको बताऊं कि जब मैं कॉलेज में गया था ना, तो मैंने बताया था मेरे ऊपर फेलियर का टैग लगा हुआ था कि मतलब 2 साल मेरे ख़राब हो गए। तो वो लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा मतलब किसी दूसरे पॉडकास्ट में। हाँ जी। तो वो फेलियर का टैग लगने के बाद में मेरे अंदर एक चुल मची हुई थी कि यार मुझे कुछ तो करके दिखाना, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ना कुछ बड़ा करके दिखाना, और मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था कि कैसे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और जो इंसल्ट मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की हुई है मैं उसको दोबारा से मतलब सही कर सकता हूँ। तो मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई कॉलेज के दौरान। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते हैं, है ना, जोनल यूथ फेस्टिवल, इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल। तो जोनल यूथ फेस्टिवल में बहुत सारे इवेंट्स थे, बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं अगर वहाँ प्राइज़ विन करता हूँ तो अखबार में नाम भी आएगा, है ना, और थोड़ा सा प्रोफेसर्स में जान पहचान भी बढ़ेगी, और मतलब मैं कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कर पाऊँगा। क्योंकि जब भी फंक्शंस वगैरह होते थे कॉलेज के, तो जो जोनल यूथ फेस्टिवल वगैरह में प्राइज़ वगैरह लेके आते थे, उनके फोटोग्राफ वगैरह होते थे, मतलब एक रिकग्नाइजेशन मिलती थी। हाँ जी। तो मैंने एक पोइम का इवेंट लिया। अब पोइम का इवेंट ले तो लिया मैंने, अच्छे से लर्न भी कर लिया, लेकिन जब मैं उसको डिलीवर कर रहा था, मतलब जो हमारे डेमो होते थे, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोला वो टोन नहीं है पोइम वाली, मतलब वो फीलिंग्स नहीं आ रही। अब डांस मुझे नहीं आता, सिंगिंग मुझे नहीं आती,
पोइम से मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं करूं तो करूं क्या। एक इवेंट था संस्कृत डिक्लेमेशन का, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। हाँ। तो संस्कृत डिक्लेमेशन का एक जो इवेंट था वो मेरे पास में आया, उससे पहले धैर्य मैं कभी भी स्टेज पे नहीं बोला था, कभी भी अच्छा। नहीं बोला था, वो फर्स्ट टाइम था। अब वो एक चैलेंज भी था मेरे सामने, क्योंकि संस्कृत डिक्लेमेशन मतलब संस्कृत में भाषण देना, हाँ। 6 पेज का 4 मिनट में बिना देखे, My God। है ना। हाँ। तो लेकिन मेरे सामने ये भी था कि अगर मैं ये कर गया तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ में जो जो चीज़ें मैंने सोची थी अपने पेरेंट्स के लिए, इवन रिकग्नाइजेशन के लिए, वो भी मुझे मिलेगी। मैंने उस पर जान लगा दी, और कोई बात नहीं, मैं इतना तैयार करता हूँ उसको, इतना तैयार करता हूँ। मैंने उसको इतनी बार मतलब याद किया, इतनी बार याद किया। कुछ तो टेक्निक्स थी मेरे पास में मेमोरी की, उस टाइम में रीड वगैरह करता था, तो मैंने वो 6 पेज का अच्छे से याद भी किया, और मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करता था, हर रोज़ प्रैक्टिस करता था। मैं इतनी प्रैक्टिस करना चाहता था कि जब वो लास्ट मोमेंट आए, जब मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तो चाहे मुझे कितना भी डर लग रहा हो, चाहे मेरी कैसी भी सिचुएशन हो, सही निकलना चाहिए। तो कम से कम मैंने मतलब उसको 4-5 हज़ार बार तो प्रैक्टिस किया होगा। देखिए 4-5 हज़ार बार। मंदिर में जाता था, मंदिर में पूजा करने जाते थे, तो वहाँ पे माइक सिस्टम होता था, वो पंडित जी माइक वगैरह पे बोलते थे, तो मैं कहता था मुझे माइक दे दो। अरे तो मैं माइक पे संस्कृत डिक्लेमेशन बोलता था। पार्क में जा रहा हूँ, खेत में जा रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ, दीवार में, है ना। क्योंकि मुझे बस ये था, वो डर भी तो था ना धैर्य, कि पहले कभी नहीं बोला हूँ, कहीं कभी ना बोला जाए, तो मैं उस लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहता था कि अगर मैं स्टेज पे खड़ा हो गया, अगर मेरे पैर कांप रहे हैं, अगर मैं मतलब मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं सही बोलूं, और वही काम आया। उसके लिए सर सिर्फ प्रेपरेशन आपने इतना। और मैं स्टेज पे खड़ा हुआ धैर्य, मतलब मैंने किस कॉन्फिडेंस के साथ में बोला, मुझे पता था चाहे सामने पीएम साहब बैठे हो, मैं बोल दूंगा, हाँ मैं बोल दूंगा, डर लग रहा है तो भी बोल दूंगा। और मैंने बोला भी, और सेकंड पोजीशन आई भी। और वहाँ से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, मुझे रिकग्नाइजेशन चाहिए थी, मुझे अखबार में नाम चाहिए था, मुझे थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, या मेरे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए कि अगर मैं ये कर सकता, और यही फॉर्मूला जहाँ जहाँ मुझे डर लगा मैंने हर जगह अप्लाई किया, कि जहाँ डर लगता है, जैसे जब मैं पहली बार नेशनल रिकॉर्ड बनाने गया, तो एक बार डर लग रहा था क्योंकि किसी ने बनाया नहीं था। नेशनल रिकॉर्ड का मतलब है कि आप राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं ना, तो कैसे बनेगा। फॉर्मूला वही था कि इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, जिनके सामने वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो, तो अगर डर लग भी रहा है तब भी आंसर सही है। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है और ब्लैंक हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी अभी तैयारी कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करो ना। अब दीवार है, माइक है, पेरेंट्स है, घर है, जहाँ मौका लगे, यूट्यूब है, ठीक है, हाँ। तो डर तो निकालने का फॉर्मूला मुझे तो यही लग रहा है, और यही धैर्य बता रही है। जी कंटिन्यू करो। तो वही है सर, मोस्टली डर होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सबकी एक समान नहीं होती है, उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई बुरी बात है। मैं जिस तरीके से आज बात करती हूँ सर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लैंग्वेज की तो बात ही नहीं है, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, आज से 4 साल पहले नहीं करती थी। मैं ब्लैंक हो गई थी। टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उधर ही मैंने स्पीच दे दे के हर हफ्ते 40 नए लोगों के सामने जाके एक्सटेम्पोर ऑन द स्पॉट वो टॉपिक देते थे, और आपको 30 सेकंड मिलते थे कि अपनी थॉट्स गैदर करो और बोलो, और हर हफ्ते 40 नए लोग। अब वो अगर आप करोगे 2-3 साल, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, बहुत कुछ सीखते हो आप। तो मुझे नहीं आती थी, मैं तो अपनी पहली स्पीच में ब्लैंक हो गई थी। और मुझे याद है एक स्पीच के लिए मैंने अपनी बहन को बुलाया था, जो उस स्पीच के बाद वाली 4th स्पीच थी, उसमें भी मैं ब्लैंक हो गई थी। पर इम्प्रूवमेंट क्या थी, पहले स्पीच में ब्लैंक होके ब्लैंक ही हो गई मैं, 4थी स्पीच में ब्लैंक होने के बाद मैंने 30 सेकंड लिए और फिर कंटिन्यू किया। तो धीरे धीरे आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हो। पर इस सब का, किसी भी चीज़ का आई थिंक सोल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिकली जाके उस सिचुएशन में अपने आप को बार बार डालो, और अपने आप को उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप जितनी बार डालोगे, आप उससे उतना यूज टू हो जाओगे, और फिर वो एक आदत बन जाएगी। आज स्टेज पे जाके कैमरा के सामने बात करना है किसी से भी, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी भी अगर इधर हैं और बात करनी है मुझे, मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं 5 साल से डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म, मेरा सेकंड नेचर है बात करना,
है ना, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही, जो भी आप ले लो, कंटेंट हो, कोचिंग हो, ट्रेनिंग हो, मुझे बात ही करनी पड़ती है। तो वो फिर जब आप एक आदत और प्रैक्टिस बना लेते हो, फिर वो धीरे धीरे कम होती है। एक इंटरव्यूअर क्या देखता है कैंडिडेट में? हाँ जी, इंटरव्यूअर सबसे पहले देखता है कि आपका माइंडसेट कैसा है उस जॉब को लेके, नहीं एज अ इंडिविजुअल माइंडसेट। क्या आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ पे क्रिप करता है या कमियां निकालता है या सोचता है कि ये ऐसा नहीं था इसलिए ये नहीं हो पाया, या आप ऐसे इंसान हो जो बोलेगा ये मैं नहीं कर पाया इन कारणों के वजह से, उससे मैंने ये सीखा और अब मैं ये करने की तरफ बढ़ रहा हूँ और इससे मैंने ये सीखा। इन दो इंसानों में माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। और दूसरे वाले इंसान को ही ज़्यादातर इंटरव्यूअर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक टीम में एक टीम मेंबर चाहिए जो टीम को अपलिफ्ट करे और खुद भी एक ऐसे माइंडसेट वाला हो जो सबको लेके चल सके। सही बात है। जिसमें ग्रोथ माइंडसेट हो, ये माइंडसेट नहीं, ब्लेमिंग माइंडसेट नहीं हो, नेगेटिव माइंडसेट नहीं हो कि ये ऐसा नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, नहीं, जो बस वही अपने काम से आप पल्ला झाड़ लो, वैसे लोग तो चाहिए नहीं आपको एक कंपनी में। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली चीज़ वो आपका माइंडसेट देखने की कोशिश करते हैं और इसलिए आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने एक नई जॉब ज्वाइन की है, 1 महीना ही हुआ है और ये आपकी ड्रीम जॉब है और आपको मिल गई है, पर आपको रियलाइज़ हो चुका है 1 महीने में जितने भी इंटरेक्शन हुए हैं बॉस और टीम के साथ कि आपके बॉस आपको पसंद नहीं करते, वो आपके काम को सहराते नहीं हैं, कुछ अच्छा नहीं बोलते और हमेशा उसमें कमियां निकालते हैं। अब आप क्या करोगे? अब इस सिचुएशन में अगर कोई इंसान सीधा बोल देगा मैं जाके कंप्लेन कर दूंगा, या मेरे बॉस से नहीं बनती तो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा, मैं क्विट कर लूँगा, या मैं जाके उनकी कंप्लेन अपर मैनेजमेंट में कर दूंगा, या बॉस से डायरेक्टली लड़ लूँगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आप इस क्वेश्चन का किस मैच्योरिटी से जवाब देते हो और अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन में, वो उनको बता देगा कि आप कैसे इंसान हो, आप उनकी टीम में कल्चरली फिट हो पाओगे या नहीं, और क्या आप एक अच्छे टीम मेंबर और लीडर इन द फ्यूचर बन सकते हो या नहीं। तो वो आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे और आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाए, और होता है, कितने लोगों के साथ होता है, ड्रीम जॉब मिल गई, ड्रीम सैलरी मिल गई, पर बॉस बिल्कुल भी कॉर्डियल नहीं है या आपकी नहीं जम रही, तो क्या करोगे? तो वो ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, या आपसे पूछ लेंगे कि मैं आपको यही सैलरी, यही जॉब, इसी कंपनी में, मतलब सब यही ऑफर होगा, पर मैं आपका जॉब रोल हमें बदलना पड़ेगा कुछ कारणों की वजह से। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई किया, मैं आपको डेवऑप्स या फुल स्टैक इंजीनियर का जॉब दे सकता हूँ, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, तो क्या आप लोगे? ये क्यों पूछा जा रहा है? सबसे पहले ये जानने के लिए कि आप अपने डिसीजन पे टिकते हो कि नहीं। जो इंसान बोल देगा आप तो जो भी दे दो सर मैं ले लूँगा, मुझे बस इधर काम कर, नहीं ना, आपने अप्लाई किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए, मतलब आप टाइम पास के लिए अप्लाई कर रहे थे या आप में वो फर्मनेस थी नहीं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब ही लेनी है ना। अगर आज मैं आपको बोलूँ मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप वो भी ले लोगे, वो सबसे पहले दिखाता है एक लूज कॉन्फिडेंस कि यू आर नॉट श्योर कि आप वो क्यों करना चाह रहे थे इन द फर्स्ट प्लेस। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूअर्स ये भी देखते हैं सर कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी कहाँ से करें? देखिए सर, वैसे तो किताबें भी बहुत सारी आती हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, 100 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। जनरली ये क्वेश्चन वो नहीं है कि इनको रट लिया जाए, इनको रटा नहीं जा ये सकता। मतलब आपकी साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। Correct. मतलब आप मुखौटा लगा के ये नहीं कि कुछ भी सच झूठ बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। और प्रॉब्लम ये है सर, अगर आपने रटा हुआ आंसर दे भी दिया, ऐसा नहीं आप दे सकते हो, पर इंटरव्यूअर्स इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि इसमें इसका कोई पर्सनल टच या पर्सनल स्टोरी कोई थी नहीं, इधर भी स्टोरी का रोल है। अगर मैं कोई आंसर दे रही होंगी, मैं उसमें एक्चुअल में एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी कि कॉलेज में मैंने टीम में ये किया था एक प्रोजेक्ट के लिए, और वही मैं इधर अप्लाई करूंगी एट अ बेटर लेवल। कोई अगर मेरे से पूछे कि आप कोई एग्जांपल दो कब आपने एक टीम लीड की और जब उस टीम में मतभेद हुई, क्योंकि होना इज़ वेरी कॉमन। अगर 10 लोग एक चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं, 10 के 10 एक पेज पे तो होंगे ही नहीं कभी भी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया? तो मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरी लीडरशिप पोजीशन थी, मैंने कल्चरल फेस्ट में काम किया था, है ना, तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। एग्जाम्पल और स्टोरी के बिना आंसर कन्विंसिंग नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस का। दूसरा एक फ्रेमवर्क जो काम आ सकता है वो होता है एक स्टार फ्रेमवर्क। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बिहेवियरल और सिचुएशनल, उनके लिए बना हुआ है ये। एस सिचुएशन होती है, टी टास्क होता है, ए एक्शन होता है और आर रिजल्ट होता है।
तो आप अपनी सबसे पहले सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि जब आपसे पूछे कि ऐसा अगर सिचुएशन हो गया, आपका जॉब ड्रीम जॉब है, आपको मिल गई पर बॉस से नहीं जम रही, क्या करोगे? सबसे पहले सिचुएशन समझाओ, क्या है सिचुएशन। फिर एक्शन टास्क, आपको क्या काम दिया गया था, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है वो बताओ, आप क्या करते आ रहे हो। अब ये सिचुएशन हो गई, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है वो बता दिया, आपने एक्शन क्या लिया, नहीं जम रही बॉस के साथ, आप सारा काम कर रहे हो पर आप क्या एक्शन ले रहे हो उसके लिए, और एंड में रिजल्ट, आपने कोई एक्शन लिया है तो उसका कोई रिजल्ट भी होगा, कोई रिएक्शन होगा, तो एंड रिजल्ट क्या था। तो इस स्टार फ्रेमवर्क को दिमाग में रख के आप अपना एग्जाम्पल दिमाग में लेके, रियल एग्जाम्पल, झूठा बना हुआ नहीं, उस स्टार सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अच्छा धैर्य, एक चीज़ बताओ, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके पास में आया कि मुझे नहीं पता क्या बनना है, मुझे आप समझाओ कि मेरे अंदर में क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोटेंशियल है, मुझे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मतलब कैसे गाइड करते हैं? ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लोगों को लगता है करियर गाइडेंस या करियर काउंसलर्स का काम एक दिन का होता है, एक हफ्ते का होता है, एक महीने का होता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, मैं तो बोलूँगी। एक्चुअल में जो आपका मेंटर है, आज सुबह ही मुझे एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया है जिन्होंने आज से 4 साल पहले सर मेरे से एक 1-on-1 करियर गाइडेंस सेशन लिया था, फिर मेरी 2 वर्कशॉप्स भी अटेंड की थी। अब उनका मैसेज आया है कि उनकी एक फ्रेंड है, वो MBA के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो चाहते हैं मैं उनको गाइड करूँ। 4 साल बाद भी वो मेरे टच में क्यों है? मैं ये नहीं कह रही मैं उनसे रोज़ या हर साल भी मैसेज में टच में थी या बात कर रही थी, पर मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को मेरा नंबर दे के रखा हुआ है और बोला हुआ है आई एम योर मेंटर फॉर लाइफ। क्योंकि एक करियर कोच का काम सिर्फ आपका एक गोल अचीव हो गया उधर ख़त्म नहीं होता है। एक करियर कोच आपका सारथी है, वो रहता है आपके साथ अगर आप एक्चुअल में वो काम उस नेचर से कर रहे हो तो। अब आप आए, आपको नहीं पता है क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हु आर यू, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आपको क्या चीज़ें करना पसंद है, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, आपके किस तरीके के फ्रेंड्स हैं, ये सब भी जानना ज़रूरी है। लोगों को लगता है करियर कोच का काम सिर्फ करियर और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना है, नहीं, बहुत कुछ उसके पीछे है। पहले वो आपके बारे में जानता है। जब तक मैं आपको नहीं जानती, मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि आप किस चीज़ को नेचुरली अच्छे से कर सकते हो। और जब तक मैं वो नहीं जान सकती, फिर आपकी वो स्किल बिल्डिंग की जो जर्नी या रोड मैप बनाना है वो हम नहीं कर सकते। पहले होता है उस पर्सन को जानना। करेक्ट। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है फिर उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करना कि अब आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी कहाँ है। काफ़ी पर्सन्स को ये भी नहीं पता होता है, नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। करेक्ट, नहीं पता होता है, पर आपको ऐसे सवाल उनसे पूछने पड़ेंगे, वही मैं कह रही हूँ, और उनको इतने अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा कि भले ही वो जवाब आपको ना दे पाए, आप एक स्टेज पे आ जाओ एज अ करियर कोच, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, और फिर उनको रियलाइजेशन भी होती है कि हाँ बात तो सही है। मैं कई बार लोगों को नहीं पता था एक्चुअल में मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता था जो चीज़ उन्होंने 2 साल पहले एक सिचुएशन में की थी उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इमोशनली रेगुलेटेड इंसान हो जिसको अपने इमोशंस पे काबू करना आता है, कब गुस्सा करना है, कब इरिटेट नहीं होना है, कैसे बात करनी है, सब आता है आपको, और आप लोगों से बातचीत करने में भी बहुत कंफर्टेबल हो, एक पीपल्स पर्सन हो, आपको पसंद है लोगों से बात करना, लोगों के इर्द गिर्द रहना, और एट द सेम टाइम आपको ह्यूमन ब्रेन को समझना भी अच्छा लगता है, तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप एक थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप एक काउंसलर बन सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही 100% यू विल बी द बेस्ट, बट एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये 1-2 चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की एक अंडरस्टैंडिंग करके फिर हमें समझ में आता है कि ये 3 या 4 चीज़ें ये इंसान ट्राई कर सकता है। अब उनको ट्राई करने के लिए आपको वो स्किल सेट बिल्ड करना पड़ेगा, प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर मैं उनको बताती हूँ क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, कौन सी यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ेंगी, या कोई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, या आपको एक प्रॉपर कॉलेज में डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, और कौन सी डिग्री, कौन से कॉलेजेस, फिर वो पूरा एक बढ़ता जाता है। अगर एक स्टूडेंट आता है आपके पास में, तो आप कितना टाइम लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन, ये सब कुछ बताने के लिए कि भाई आप किस चीज़ के लिए बने हो?
सर वैसे तो सेशंस वाइज होता है, एक सेशन 1 घंटे का होता है, एक सेशन में तो किसी का कुछ नहीं होता, मैं तो कहती हूँ 3 सेशन में भी किसी का नहीं होता। एटलीस्ट रेगुलरली कोई इंसान अगर 7 to 10 सेशंस ले लेता है, एटलीस्ट 7 ले लिया, मोस्टली लोगों को क्लैरिटी आ जाती है क्या करना है। कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम, हाँ जी, कुछ लोगों को उससे पहले भी आ जाती है, ऐसा नहीं है। कई लोगों को 3 सेशंस में ही इनफ क्लैरिटी मिल जाती है कि किस पाथ पे जाना है या क्या करना है, फिर वो शुरू कर देते, उसके बाद वो चीज़ 2-3 साल के लिए करते भी, फिर वापस आते कि अब ये तो ठीक है पर अब मुझे जॉब स्विच करनी है, अब रेज्यूमे बनाना है, अब उसके लिए हेल्प कर दो। तो सबकी जर्नी अलग होती है, बट एटलीस्ट 6 से 7 सेशन जब तक आप नहीं कर रहे हो, मतलब 6 घंटे, उतना तो लग ही जाता है एक कॉन्फिडेंस के साथ समझना कि ये चीज़ें मैं ट्राई आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तेरे मुझे यहाँ पे एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना था कि कई बार हमें लगता है एक चीज़ में हमारा इंटरेस्ट भी होता है, वो हमारी स्ट्रेंथ भी होती है, और जैसे अंकुर वारिको सर के केस में हुआ था, है ना, और हम कई साल तक उस चीज़ को करते रहते हैं, फिर कई साल करने के बाद अचानक से हम उस चीज़ में बोर होने लग जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट गायब हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे हम जो हमारी स्ट्रेंथ है या जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है उसमें हम उस इंटरेस्ट को और इंक्रीज कैसे करें, मतलब वो डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को अपस्किल नहीं करते और अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। जिस चीज़ से आपको प्यार था, जो आपको पसंद थी, वो आप करते आ रहे हो, उसमें आप बोर हो गए, वो गलत नहीं है। बोर हो गए तो उसमें नया कुछ ढूंढना भी तो आपका काम है, उसमें नॉलेज बढ़ाना भी तो आपका काम है। जब शुरुआत में तो हम नया नया कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। अब आप सोचिए, मैं भी 5 साल से कर रही हूँ, मैं नहीं बोल सकती कि मैं कभी बोर नहीं हुई हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं हुई हूँ, जबकि मुझे अपना काम इतना पसंद है। मैं जब भी अपने काम के बारे में बात करती हूँ, सब बोलते हैं कि मेरे चेहरे पे चमक आ जाती है, बिकॉज आई एम जेन्युइनली हैप्पी। पर ऐसा हुआ है कि मैं भी बोर हुई हूँ, या मन किया है ब्रेक ले लूँ या क्या करूँ। वही टाइम होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए ग्रोथ की। कोई नया कोर्स करो, अपने आप को और महारथी बनाओ उस फील्ड में, अपने से ऊपर के किसी इंसान से ट्रेनिंग लो, उनको कोच बना लो, अपना मेंटर बना लो, अपने लिए एक मेंटर ढूंढो, अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करो। सब बोलते हैं ना, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आप अगर आज इस लेवल पे हो तो कल आप उधर कैसे हो सकते हो? जब तक मैं अपनी नॉलेज लिमिटेड रखूंगी, मैं उधर नहीं पहुंच सकती। यस, मुझे बहुत कुछ आता है, पर जैसे मुझे आजकल लगता है कि मुझे एआई की नॉलेज इतनी नहीं है, और होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते पर धैर्य तेरी फील्ड में तो इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं है। अगर मैं चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूटिलाइजेशन और एआई का राइट यूजेज सीख लेती हूँ, तो मैं करियर कोचिंग की फील्ड में उसको अप्लाई करके अपनी करियर काउंसलिंग प्रोसेस को और एफिशिएंट बना सकती हूँ। मैं लोगों को भी एआई टूल सीखने में और मदद कर सकती हूँ। वो सीखना है मुझे, पर मैं पिछले 2 महीने से टाल रही हूँ, और वो अपस्किलिंग अगर मैं आज नहीं करूँगी तो मुझे बोरिंग ही लगने लगेगी अपनी चीज़ें, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। धैर्य, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि कई बार हम एक बड़ा सपना देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी को यूपीएससी करना है, किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना, जो भी है, ठीक है, तो उसको वही एक एम लेके आगे बढ़ना चाहिए या उसके पास प्लान बी होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा है। देखिए, वैसे तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। जब भी प्लान बी होता है, मुझे ऐसा लगता है आप प्लान ए को अपनी कंप्लीट शिद्दत और डेडिकेशन नहीं दे पाते हो फिर, क्योंकि आपको पता है एट द बैक ऑफ द माइंड, अगर मैंने ये नहीं किया या ये नहीं हो पाया तो मेरे पास ये ऑप्शन भी है। लेकिन प्लान बी कई बार कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करता है। सही बात है, वही बात है। तो मैं भी खुद इसके बारे में बहुत सोचती हूँ, पर फिर बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि अगर आपने कुछ सोचा और लाइफ हमेशा वैसी नहीं गई और कुछ नहीं चल पाया, तो एक प्लान बी होना इंपॉर्टेंट। पर मैं आपको बताती हूँ, मेरा इसमें ओपिनियन प्लान ए प्लान बी का नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है, कोई एक चीज़ को ढूंढ लो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है और करनी है, उसको 100% नहीं 1000% दो अपना, ठीक है। वो 1000% देते समय और उस जर्नी में ही ये भी सोचना शुरू कर दो कि अगर 0.001% ये चीज़ नहीं हुई, या मैं इसमें इतना अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाया जो मुझे करनी है, तो पहली बात तो अपने आप से पूछो, क्या आप कुछ और करने के लिए तैयार हो, या आपको कुछ और चलेगा, या यही करना है, ठीक है। क्योंकि नहीं हुई तो क्या आप वापस ट्राई करने के लिए तैयार हो और वही करते रहोगे?
पर अगर नहीं, आपको इतना नहीं है उसकी तरफ जुनून और आपको चलेगा कुछ और भी ट्राई करना, तो एक कोई कैपेबिलिटी या स्किल या कोई चीज़ आप अपना बैक ऑफ द हेड रखिए और उसमें भी अपना स्किल सेट बनाने की शुरुआत कर दो, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऑल इन जाते हो ना किसी एक चीज़ की तरफ, तो वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो फोकस ऑन प्लान ए, बट प्लान बी माइंड में रखो। बस ये मत सोचो कि ये मेरा ऑल्टरनेटिव है, वो प्लान बी सेफ्टी नेट है, उसको ऑल्टरनेटिव की तरह ट्रीट मत करो कि एमसीक्यूज में ABCD ऑप्शन है तो A भी है, B भी है, C है। नहीं, ये B और C वर्स्ट केस सिनेरियो में यूज़ करना है मुझे, पर पूरा फोकस A पे है। कई बार धैर्य जब हम मन का करते हैं ना कि हमने कोई भी जो हमारी इंट्यूशन कह रही है या कोई हमने एक गोल लिया और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो जर्नली देखा गया है कि जब भी हम मन का करने के लिए दौड़ते हैं तो हमारी फैमिली हमारे अगेंस्ट हो जाती है, फ्रेंड सर्कल हमारे अगेंस्ट हो जाता है, यानी कि हम उस रेस में हम अकेले ही दौड़ रहे हैं। तो हर कोई हमें डेमोलाइज कर रहा है ना। तो हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें उस टाइम पे? देखिए सर, ये तो नियम है दुनिया का। जैसे सब बोलते हैं लोगों का काम है कहना, लोगों का ये भी काम है कि आपको हमेशा ऐसे ही फील करवाना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप सही चीज़ नहीं कर रहे हो। मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे यही बोला था कि मैं अपना करियर सुसाइड कर रही हूँ, एक टेक जॉब, इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के, कोडिंग नहीं सीख के और इतना रिस्क लेके कि मैं इंजीनियरिंग, इसी इंजीनियरिंग करने के बाद मैनेजमेंट जॉब ले रही हूँ, क्योंकि पैसे तो कम थे, बात तो सही थी, पर उनका यही कहना था करियर सुसाइड है ये। मेरे पेरेंट्स को तो समझ ही नहीं आता था पहले 2 साल में कर क्या रही हूँ, अब जाके उनको कंप्लीटली समझ में आने लगा उनकी बेटी करती क्या है। तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ है ना सर, उसके बिना तो ग्रोथ भी नहीं आती ज़िंदगी में। अगर आपको कहीं ऊपर पहुंचना है तो मुझे लगता है आपको इस सब के थ्रू जाना ही पड़ता है। और ये इसलिए नहीं कि मुझे इसको गलत प्रूव करना है या इसने तो ऐसा बोला था तो देखो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को गलत प्रूव कर दिया कि आज तो मैं नहीं। वो सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और इतना आसान नहीं है बस बोल देना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, मोटिवेटेड रहो, ऐसे नहीं होता, मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा। वो मुझे लगता है तब आता है सर जब यू आर वेरी 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 पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू, जब आपको अपने काम से बहुत प्यार होता है। मैं पैशनेट वर्ड भी हटा देती हूँ, पैशन वर्ड भी मुझे समझ नहीं आती। लोग जो बोलते रहते हैं पैशन पैशन, नहीं पता लोगों को पैशन क्या है सर। बट क्या आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं वो आपको पता है। अगर आपको कोई चीज़, जैसे आपको पता है मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आई लव क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट इतना पसंद है प्रोफेशनली कि आप पहली बात तो उसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं और एक क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, उसके लिए आप रात दिन रात, आपको रिजल्ट आए नहीं आए, क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं अगले एटलीस्ट 18 से 20 साल के लिए। अगर आपका जवाब 1 सेकंड के लिए भी नो आ रहा है तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आपको उस चीज़ से इतना प्यार होना चाहिए कि बिना रिजल्ट और बिना पैसे के भी आप वो कर सको। मैं हर दिन उठती थी, मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा था करियर कोचिंग सेशन के, पर हर दिन मैं वेट करती थी कब मैं लैपटॉप बंद करूँगी अपने KPMG का काम का और सेशन लूँगी, और कुछ नहीं मिल रहा मुझे। तो अगर बिना मिले मैं इतनी खुश हूँ तो कोई मुझे 100 रुपये भी दे देगा तो मैं कितनी खुश होंगी। तो जब तक वो आपके अंदर शिद्दत, खुशी, पैशन या जज्बा नहीं है उस चीज़ से रिलेटेड, तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कोई आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। एक करियर कोच और एक मेंटोर के रूप में मतलब सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या चीज़ देती है? जब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स आते हैं, या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो भी मेरे से गाइडेंस लेते हैं, कोई भी मैसेज जब मुझे आता है कि मैम मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया, या मैंने भी अपनी लिंक्डइन जर्नी स्टार्ट कर दी, मेरे को पहला ब्रांड कोलैबोरेशन मिला है आज एंड आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम लिंक्डइन, मुझे बहुत खुशी होती है। या कोई मुझे बताता है कि अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो गई हैं और अब HR राउंड में मैं रिजेक्ट नहीं होता हूँ, ये मैसेजेस पढ़ के, या कोई किसी ने मेरे से 1 साल पहले काउंसलिंग ली, उनको जॉब भी मिल गई थी पर उन्होंने मुझे बताया नहीं था, कोई बात नहीं, वो 2 साल बाद आते और बताते हैं मुझे इधर जॉब मिल गई थी और आपकी बहुत हेल्प हुई, अब मैं इस जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करना चाहता हूँ, मुझे रेज्यूमे बनाना है तो मैं आपको रीच आउट कर रहा हूँ, मुझे तब पता चलता है। पर ये सब पढ़ के इतना अच्छा लगता है, और कितने भी पैसे आ जाए, कितना भी फेम आ जाए, वो खुशी या स्माइल जो आती है वो मैसेज पढ़ के, वो ट्रू सेटिस्फेक्शन, ट्रू, और रात को चैन की नींद उसी से आती है। अच्छा धैर्य, मुझे एक चीज़ बताइए, धैर्य डिकोड्स क्या है? धैर्य डिकोड्स सर मेरी कंपनी का नाम है, धैर्य डिकोड्स मेरे ब्रांड का नाम है, वो एक ट्रेडमार्क मेरा है,
जो हमने पहले तो सिर्फ उसको ट्रेडमार्क कराया, फिर उसको एक रजिस्टर्ड, वैसे तो अनंता एजुकेटर्स के नाम से मतलब मेन कंपनी है, बट ट्रेड नेम हमारा ढेरे डिकोड्स भी है। उसको मैंने स्टार्ट किया था जस्ट एज अ वेबसाइट, जहाँ पे मैं सेशंस लेती थी बच्चों के लिए, लोग सेशंस बुक कर सकते थे। फिर धैर्या डिकोड्स इंस्टाग्राम पेज का भी नाम रखा, फिर धैर्या डिकोड्स पॉडकास्ट का भी मेरा नाम है ना। एंड धैर्या डिकोड्स के नाम से ही मतलब मैं अपना सारा काम करती हूँ। और मेरी बहन ने ये नाम सजेस्ट किया था क्योंकि मेरा नाम भी आता है इसमें, डी और डी राइमिंग भी है, और मैं लोगों का करियर डिकोड करती हूँ, उनकी लाइफ डिकोड ही कर रही हूँ। पॉडकास्ट में भी हम करियर ही डिकोड कर रहे हैं लोगों का, तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे नाम, तो धैर्या डिकोड्स के नाम से मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं और जो भी मैं काम करती हूँ उसी नाम से हम करते हैं। सोशल मीडिया को लेकर आपका क्या मानना है? सोशल मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है जो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आप सही डिसीजन लो, सही प्लेटफॉर्म चुनो और उसका सही यूटिलाइजेशन करो। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत है। मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बहुत बार, एटलीस्ट इंस्टाग्राम से तो, क्योंकि कोई सीमा ही नहीं है कंटेंट की। सही बात है। अनगिनत चीज़ें आपके सामने बस परोस दी हैं प्लेट पे, आपके ऊपर है आप क्या देख रहे हो, कितना देख रहे हो, कितने घंटे देख रहे हो। तो आई थिंक सोशल मीडिया को अगर आप लोगों की मदद करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज के बारे में और जागरूकता फैलाने के लिए, किसी भी अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। वेदर इट इज़ यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, रेडिट है, कोरा है, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, पर आप अपना खुद का न्यूज़लेटर रन कर रहे हो, आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो टेलीग्राम पे, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। पर उसका सही यूज़ अगर आप कर पा रहे हो तो इट इज़ अ पावरफुल वेपन। अगर आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म कौन सा है? डिपेंड करता है एक्चुअली, मैं ऐसे आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि एक एजुकेटर के लिए या जो इंसान एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है, नॉलेज शेयरिंग कंटेंट बना रहा है, उनके लिए मेरे हिसाब से या तो यूट्यूब है या लिंक्डइन सबसे पहले, क्योंकि यूट्यूब पे लोग सर्च करके आते हैं और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने के लिए ना वो लॉयल्टी बिल्ड करनी पड़ती है, और जनरली लोग टीचर्स का, एजुकेटर्स का, कोचेस का कंटेंट सर्च करके और लंबी वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं। लिंक्डइन पे क्योंकि हाई इंटेंट ऑडियंस है, बहुत वाइज ऑडियंस है, थॉट लीडरशिप अगर आपने लिंक्डइन पे, बड़ा ही सही है। अगर आप एक बेकर हो, ट्रैवल व्लॉगर हो, फैशन में हो, ट्रैवल में हो, तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो। तो फील्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में हो, उस सब में हो, अगेन इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, आई वुड से। डिपेंड करता है। अगर आप एक कोच हो, कंसल्टेंट हो, वेलनेस या योगा कंसल्टेंट हो, तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन दोनों, बिकॉज लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम बुलाते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में बैठ के लोगों की कमर, पैर दर्द इतना कुछ जल्दी स्टार्ट हो गया है, तो एक योगा और वेलनेस कंसल्टेंट की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट वाले लोगों को है, और कॉर्पोरेट वाले सारे लोग आपके लिंक्डइन पे हैं। पर उसी सेम पाथ पे आपका योगा की जो नॉलेज है एज अ वेलनेस एक्सपर्ट, वो आपको विजुअली भी दिखानी पड़ेगी, तो आपको इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनानी पड़ेंगी। तो डिपेंड करता है, वो हर यूज़ केस पे डिपेंड करता है। मैथ्स में आप वीक थे, हाँ, फिर से आते हैं तो आज आप, मुझे कैलकुलेटर किंग बोला जाता है तो कुछ डर नहीं लगा आपको कहीं कुछ कैलकुलेशन से वगैरह? मुझे तो लगा ही था कि सर मेरे से कुछ ना पूछ लें, क्योंकि मैं तो डब्बा गोल हो जाती हूँ। पर सर मेरे को एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि आपको कितने साल लगे स्किल बिल्ड करने में, एक वैदिक मैथ्स की भी और वो मेंटल कैपेसिटी बिल्ड करने की, कि आप रिटेन कर पाओ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और मेंटली सब कर पाओ कैलकुलेशंस? धैर्य, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो मुझे 14-15 साल हो गए और मैं अभी भी सीख ही रहा हूं और शायद पूरी ज़िंदगी सीखता ही रहूंगा, और इतना पूरी ज़िंदगी लगाने के बाद भी शायद मैं थोड़ा बहुत ही सीख पाऊँ, है ना। ये सब्जेक्ट अपने आप में इतना वाइड है, मतलब ब्रेन के बारे में अगर आप रिसर्च करना शुरू कर गए, एक न्यूरॉन के बारे में आप नहीं सीख पाएंगे, है ना। बात है। लेकिन मैं अपने इस एक्सपीरियंस से सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हम सब की मेमोरी एक जैसी है, यूज़ करने का तरीका सबका अलग है, ठीक है। मतलब हर कोई अपनी मतलब मेमोरी अच्छी तो है ही, अगर कोई ट्रेनिंग ले ले तो कोई कुछ भी याद कर सकता है, नंबर्स को याद करना, वर्ड्स को याद करना, मतलब जो भी उनका सिलेबस हो, वो बड़ा आसान काम है अगर ट्रेनिंग ले ले तो। दूसरा,
मैथ्स की कैलकुलेशन टिप्स पे हो सकती है, क्योंकि मेरे 33 नंबर आए थे, पॉइंट पे पास हुआ था, आपके 32 थे। हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने वैदिक मैथ सीखा। हाँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि जब मेरे जैसा बच्चा, जिसको कभी बिलो एवरेज बोला जाता था, हाँ जी। आज मैथ्स में स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इन सब में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये दो चीज़ें हर स्टूडेंट की बेसिक नीड है, और उसके लिए मैं बहुत सारा कंटेंट भी बना रहा हूँ। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, है ना। तो ये है। धैर्य, आपने टेड टॉक्स दिया है, जो स्टॉक पे आप गए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े मंचों पे आप गए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई थिंक सर मतलब ड्रीम ही थी, मतलब कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पहले अपनी आप जर्नी टेड टॉक्स पे गई है, जो स्टॉक्स पे गई है? पहले जोश टॉक पे गई थी अच्छा, और फिर टेड टॉक। ठीक है। और आई थिंक ऐसा नहीं था कि करना ही करना है, बट मेरे विजन बोर्ड पे तो था। विजन बोर्ड, अब मेरा सवाल तैयार हो गया। क्या आप भी मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? डेफिनेटली कब से? बिलीव करती भी हूँ। अच्छा, 2021 आपने अपना विजन बोर्ड बना रखा है? बनाया। हाँ, मैंने हर साल नहीं बनाती हूँ, हाँ। पर एक विजन बोर्ड मेरा बना हुआ है, और उसमें अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। आई थिंक कुछ 4-5 चीज़ें बची हैं। मैंने कुछ 25-30 पिक्चर्स उसमें डाली थी, और चीज़ें उसमें से 5-6 पेंडिंग हैं जो मैंने पिछले साल बनाया था। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बनाते हो विजन बोर्ड वो तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को अपना एक टाइम लगता है, बट मेजरली जो भी मैंने सोचा है, मैनिफेस्ट किया है, या जो विजन बोर्ड पे था, इट हैज़ कम ट्रू। तो टेडेक्स भी था, अंकुर वारिकू की फ़ोटो थी उधर, और थॉट यही थी कि मुझे उनसे मेंटरशिप चाहिए, और वो मेरी लाइफ में मेरे मेंटर बने, और वो बने। उसमें जोश टॉक्स का है, उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिनके साथ मुझे लॉन्ग टर्म काम करना था, और मैं चाहती थी मैं इनके साथ एसोसिएट हूँ। अनअकैडमी हो, या आप फिजिक्स वाला ले लो, ये सारे ब्रांड्स मुझे चाहिए था कि मैं इनके साथ रेगुलरली काम करूं, क्योंकि एक एजुकेटर अगर इन कंपनीज के साथ काम नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा? सही बात है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने उस पर यूट्यूब का सिल्वर बटन लगाया हुआ है। अब उसमें तो टाइम है, अभी 5 महीने पहले तो मैंने स्टार्ट किया, पर मैंने 2 साल पहले लगाया हुआ था। अब मैं इससे क्या बताना चाह रही हूँ, आपने 2 साल पहले लगा तो ली फोटो, मैंने चैनल ही स्टार्ट नहीं किया, तो कहाँ से आएगा सिल्वर प्ले बटन? एक्शन। मैंने 5 महीने पहले चैनल स्टार्ट किया, अब आएगा सिल्वर प्ले बटन? तो 2 साल हो गए डाले हुए वो पिक्चर, वो नहीं हुआ है अभी तक। अब होगा। तो ऐसी चीजें हैं। धैर्य, पता है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मतलब आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो भी अचीवर रहा है, जिसने किसी भी फील्ड में कुछ बड़ा किया है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने मैनिफेस्टेशन को यूज किया है। जब मुझे पहली बार नेशनल रिकॉर्ड बनाना था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं हर दिन सपना देखता था कि जब वो बन जाएगा तो कैसा फील होगा। हर दिन वो सपना आता था। और आज हम जब सुनते हैं हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है ना, तो चाहे मेरा एग्जाम्पल लीजिए, चाहे धैर्य का, या दुनिया के किसी भी अचीवर का, जिसने चाहे किताब लिखी है, कोई इन्वेंशन की है, कोई बिजनेस खड़ा किया, सबने सपना देखा है, ठीक है। अब आपके थॉट में वो पहली चीज आती है, तभी वो रियल लाइफ में होती है। वो थॉट ही अगर आपको नहीं आ रही तो उसकी होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना। पहले इट कम्स इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, और तभी वो जिस दिन आपने सोच लिया मतलब वो हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी है ना एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, वो बहुत ज्यादा एक्शन के बिना तो कुछ नहीं होता। आप सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे होते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर अब रिसेंटली उन लोगों से होती हूँ जो सर सबसे फेवरेबल सिचुएशंस में नहीं थे और फिर भी लाइफ में कुछ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड से मैं आई थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी और कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी, पर मुझे लगता था कि मैंने मतलब बहुत मेहनत करके मैं एक लेवल पे आई हूँ, बहुत कुछ किया है, ठीक है किया है जो भी है। जब आप एक्चुअल में देखते हो लोगों को जिनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे जितने मेरे पास थे, और वो आज कहाँ है ना, वो होती है इंस्पिरेशन। वो मेरे को हमेशा हम्बल करता है कि
अभी तो बहुत कुछ करना है और कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। जितना मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं पॉडकास्ट करती हूँ उतनी मैं हम्बल हो जाती हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है और महारथी बैठे हुए हैं जिनसे आप सिर्फ सीख सकते हो लाइफ में। सिर्फ सीखना है और कुछ नहीं। और कुछ मैं उनसे सीख के अगर अप्लाई कर पाई अपने लाइफ में और एक स्टेप भी आगे बढ़ गई तो ग्रेट। कभी ऐसा भी लगा लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट आया जो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट था और वहाँ से फिर आपने ग्रो किया? सर जब मैं बॉम्बे में आई थी, जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी KPMG में, मेरी स्टाइपेंड थी 15,000 रुपीज़, उसमें भी TDS कटता था। 15,000? ठीक है। और मैं इतना रूम, इससे छोटा होगा थोड़ा, अच्छा, इससे भी छोटा होगा, इतना ले लो, इतने रूम में 3 बेड लगे हुए हैं, 3 खटियाँ मतलब, ठीक है, और बाथरूम भी उधर ही है। मैं एक PG में रहती थी 3 और लड़कियों के साथ, और मैं सोती थी बेड पे। उस बेड का मैं 10,000 भरती थी महीने का। बेड का 10,000 दे रहे हो, आने जाने का PG से ऑफिस, ऑफिस से वापस आना ऑटो लेती थी, उसका महीने का 7,000 आता था। खाना, अब आप खाना तो खाना छोड़ नहीं सकते, 3 बार का खाना, उसका और 7-8 हज़ार पकड़ लो महीने का, आप टोटल करिए सर। और मेरी स्टाइपेंड थी 14,000। तो पैसे कमाने के बजाय और अपने मम्मी पापा को देने के बजाय मैं उनसे एक्स्ट्रा मांग रही थी। और मेरी जैसी लड़की जो टॉपर रही है, इतनी एम्बिशियस, और मेरे से तो इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, तब मुझे लो नहीं, मुझे फील होता था दैट मुझे अपने आप पे गुस्सा नहीं बोलूँगी मैं, पर मैं ये सोचती थी हर रात सोने से पहले कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, और अगर हूँ तो मैं इधर से कैसे निकलूँ। नहीं, मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ मैं कैसे पहुँच सकती हूँ। बिकॉज खुश तो मैं नहीं थी, और सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है बॉम्बे जैसी सिटी में, और 14,000 रुपये में कुछ नहीं होता है आपका। और कई बार ऐसा होता था कि मैं सोचती थी चलो मील्स, एक मील कम खा लेती हूँ तो खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि मांग मांग के भी कितना मांगोगे आप अपने पेरेंट्स से। सही बात है। तो उस टाइम पे आई थिंक दैट वाज माय लोएस्ट, क्योंकि आई वाज वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड विथ माय लाइफ एंड व्हाट आई वाज डूइंग। मुझे इतना पता था मेरा पोटेंशियल ये नहीं है, मुझे बस इतना पता था तू इधर रहने के लिए नहीं बनी है। मुझे उस सिचुएशन से निकलने की इतनी डेस्परेशन थी सर, क्योंकि आप जब खुश नहीं हो आप उधर नहीं रह सकते हो। और मुझे अपने पेरेंट्स पे, और उनसे तो पैसे नहीं, चलो मैं वापस दे ना पाऊँ पर मांगू तो नहीं, उस सिचुएशन में तो आऊँ। तो आई थिंक दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट। और उस लोएस्ट पॉइंट ने पर मुझे सिखाया भी बहुत कुछ सर, कि इंसान चाहे तो कैसे भी एंड्स कट करके थोड़े आप रह तो सकते हो किसी भी कंडीशन में, वो आपके ऊपर है। तो अब मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ओवरऑल, ये तो एक छोटा एग्जांपल था, बहुत सारी चीज़ों से मैं ये सीखी हूँ। आप मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दो और कैसे भी मैं रह लूँगी वो। और मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल हर इंसान में होनी चाहिए, कि आपने भले ही हाईएस्ट ऑफ द हाई देखा हो, लोएस्ट ऑफ द लो देखा हो, आपको हर सिचुएशन में एडजस्ट करके रहना आना चाहिए। धीरे बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिजर्व करते हैं, हम डिजर्विंग होते हैं। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आया था कि नेशनल रिकॉर्ड्स बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए, किताबें लिख दी, खूब फेम है, पैसा नहीं आ रहा है ना। और पैसा ना आने की वजह से, और हम डे नाइट फाइट कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर फेलियर का टैग लगाया जा रहा है। और हमें पता है कि हम डिजर्व करते हैं, अगर हम इस लेवल तक आ गए, वहाँ से यहाँ तक आ गए, ये पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो मैं, जो ऑडियंस है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, और चीज़ें कई बार क्या होता है, तो आप थोड़ा सा जैसे भी करके उस समय को बस निकालिए। वो चाहे वो पैसा है, चाहे वो नेम है, चाहे वो फेम है, चाहे वो सक्सेस है, बस आपका इंतज़ार कर रही है, सुबह होने ही वाली है। धैर्य, जो भी हमारे लिसनर हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उसको जो भी आपकी लर्निंग रही है अब तक की, वो लर्निंग के बारे में वो मैसेज आप प्लीज़ जो भी देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी सर आपकी ऑडियंस से, कि 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, जो मतलब काम आती हैं, और जो भी मैं कर पाई हूँ, जितना भी कुछ भगवान की दया से हुआ है। सबसे पहले तो आई थिंक कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है, आज आप सोच रहे हो इसके पास ये गाड़ी है, ये बंगला है, इतने पैसे हैं, ये ज्वेलरी है, इस ट्रिप पे जा रहे हैं, ये हो रहा है, कोई ना कोई आपसे ऊपर तो हमेशा होगा ना लाइफ में। मैं बेस्ट तो हो नहीं सकती, नहीं हूँ,
मेरे से कोई ऊपर होगा ही, पर क्या मैं अमंग्स द बेस्ट हो सकती हूँ? ट्राई टू बी अमंग्स द बेस्ट। क्या आप उस सर्कल में हो सकते हो कि अपनी फील्ड में, अपने लाइन में टॉप 10 में हमेशा रहो? कभी नंबर 10 पे होगे, कभी 5 पे होगे, कभी 1 पे होगे, कभी 3 पे होगे, हमेशा 1 पे तो आप नहीं रह सकते। सही बात ये है। जिंदगी का सच है। तो स्टॉप कंपेयरिंग, है ना? अपना यूनिक पाथ और जर्नी है, उसको फॉलो करो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ना आएगा। जो लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हर उस इंसान ने एक्चुअल में इतना कुछ पहले किया होता है। अब जैसे मैं आपको कल मैं बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से, हम डिनर पे गए हुए थे और वो मुझे बोल रही थी कि ये निश शहर की जो मालकिन है पारुल गुलाटी, वो तो सडनली फेम बन गई। मैंने बोला नहीं, कहाँ से बन गई सडनली फेम? उस लड़की का शो रील देखो। मैंने उनको बोला वो लड़की एक्टिंग कब से करती आ रही है, ज़रा देखना। उन्होंने अपना करियर तब स्टार्ट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो 15-16 साल की थी। हरियाणा के एक छोटे से जगह रोहतक से आती हैं वो, एंड शी टुक अ अनकन्वेंशनल पाथ। उन्होंने एक्टिंग से अपना करियर शुरू किया था। वो इन्फ्लुएंसर या एंटरप्रेन्योर बाद में बनी है। ये शार्क टैंक सब बाद में हुआ है, आज कैन के रेड कारपेट पे हो गई, वो सब बाद में। उन्होंने एक्टिंग, इतने सारी टीवी सीरीज, इतने ऑडिशंस, इतने एड्स में वो आती थी, तब किसी ने नोटिस नहीं किया उनको। मैं उनको तब से जानती हूँ। फिर जब वो इन्फ्लुएंसर बनी, फिर वो शार्क टैंक में गई, फिर उनकी पिच वायरल हुई, फिर उनका ब्रांड आज 50 करोड़ का हो गया। आज वो कारपेट्स पे आ रही हो, तो आपको लग रहा है ओवरनाइट सक्सेस? ओवरनाइट सक्सेस ऐसा कुछ नहीं होता। शी इज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड दैट्स वाई शी इज़ वेयर शी इज़, एंड दैट्स वाई एनी पर्सन इज़ वेयर दे आर। आज राज शमानी जहाँ हैं, रणवीर आलाबादिया जहाँ हैं, भुवन भाम जहाँ हैं, प्राजक्ता कोहली, अंकुर वारिकू, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली 4, 5, 10, 15 साल एक चीज़ की है। और आप भी कर लोगे, आप पहुँचोगे उधर। एंड लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगी कि कीप लर्निंग। आप कभी भी इतना नहीं सीख लेते हो कि आप और कुछ नहीं सीख सकते इन लाइफ। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। पूरी ज़िंदगी एक स्टूडेंट ही रहो और सीखते रहो, अपनी नॉलेज अपग्रेड करते रहो। जितनी नॉलेज अपग्रेड करोगे, बाकी सब वापस उतना ही फ्लो होगा। जितना आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, उतना वो वापस रिटर्न होके आएगा। ये भी यूनिवर्स का एक रूल है। सो वो करना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता हूँ। कुछ भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। आपको लगता है, आप जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं या जैसे बड़ी बड़ी सक्सेस देखते हैं, दोस्तों सालों की मेहनत होती है। और उसके बाद जब वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, तब उनको देखकर बोला जाता ओवरनाइट सक्सेस। कोई भी किसी भी फील्ड में टॉप पे गया है, वो बिना मेहनत के, बिना सालों की मेहनत के, बिना हर दिन काम किए नहीं गया। तो ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता। धैर्य बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलते रहेंगे। यस सर। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने हर तरीके के सवाल मेरे से पूछे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने भी पहली बार सोची हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी जो पूरी ये कॉन्वर्सेशन हुई है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया वापस, और बहुत जल्द आपको भी मेरे पॉडकास्ट पे आना है और फिर एक और एपिसोड तो हम करेंगे। पक्का। थैंक यू सो सो मच मच। सर। थैंक यू।